सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही अच्छी तरीके से ईजीएस्ट वे और एक ऐसे यूनिक वे में बताऊंगा जिससे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का पूरा आइडिया हो जाएगा और आप छोटी मोटी एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाएंगे एंड उनकी एपीके फाइल बना के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ हमारा एजेंडा क्या है, मतलब हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉयड, जो कि मैं अब इस वीडियो में आगे आपको देने वाला हूँ। तो इस इंट्रोडक्शन को सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे, एंड्रॉयड की लेगेसी। यहाँ हम जानेंगे कि एंड्रॉयड कितने डिवाइसेस में वर्क करता है, क्या लेगेसी रही है इसकी, मतलब कॉम्पिटिटर जो है इस एंड्रॉयड के, चाहे वो iOS हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो मोबाइल पे वर्क करता है, उसके खिलाफ क्या परफॉर्मेंस रहा है एंड्रॉयड का। इसके बाद हम जानेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है एंड हमें क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम एंड्रॉयड का इन्वायरमेंट जानेंगे कि एंड्रॉयड ऐप कहाँ पर डेवलप होगा, कैसे ये रन होता है, क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देखकर हम एंड्रॉयड ऐप को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐप फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद एंड्रॉयड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड्रॉयड स्टूडियो का। गाइस, एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडीई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। ठीक है गाइस, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे एंड इस पे वर्क करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम एक कार रेंट ऐप बनाएंगे, मतलब सिंपल सा ऐप का यूआई बनाएंगे। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जैसे लॉगिन रजिस्टर। तो इस वीडियो के लास्ट में हम कार रेंट ऐप का यूआई बनाएंगे जिसमें हम लॉगिन और रजिस्टर की एक्टिविटीज लेंगे। मतलब हम उस ऐप में लॉगिन और रजिस्टर का यूआई बनाएंगे। वो वर्क भले ही नहीं करेगा लेकिन हम रजिस्टर और लॉगिन का यूआई बना के जरूर से देखेंगे। सो गाइज, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंड्रॉयड को हमें क्यों सीखना चाहिए। गाइज, एंड्रॉयड जो है बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग फील्ड है। ठीक है, इस टाइम पे आप देख रहे होगे कि हर एक ब्रांड, चाहे वो छोटी ब्रांड हो चाहे बड़ी ब्रांड हो, मतलब हर एक, यहाँ तक कि शोरूम तक अपना एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है वेब डेवलपमेंट की एंड इसी के साथ साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। चाहे हम देखें कोई छोटा स्टार्टअप जो एक छोटे से स्केल पे भी वर्क कर रहा है, तो वो ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस कहाँ से लाता है, वो लाता है मोबाइल ऑडियंस को एंड्रॉयड ऐप प्रोवाइड करके। सो गाइज, यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे भी एंड आने वाले फ्यूचर में तो ये बिल्कुल नंबर 1 टेक्नोलॉजी फील्ड होने वाली है जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस, यहाँ अगर बात करी जाए सैलरी पैकेज की, तो अगर आप सिंपल सा डिप्लोमा या डिग्री आपके पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट की है, चाहे वो बीसीए की हो चाहे आपके बीटेक की हो, तो आपको 66.2 के डॉलर यानी $66,000 से लेके $150,000 तक की आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है। गाइस, इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में आपको लगभग 20,000 से स्टार्टिंग होके 80,000 की रेंज के बीच में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जॉब मिल जाती है। अगर हम बात करी जाए ऐसे अर्निंग की जिसमें हम जितना हमें वर्क करना है उस हिसाब से पैसा मिले, तो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक एवरेज दे दिया है, यानी 1,08,000 का। अगर आप बाहर जाके वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में ही रह के अगर पार्ट टाइम वर्क भी लेते हैं, जैसे बाहर की कंट्रीज के कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के थ्रू लें, चाहे फाइवर के थ्रू लें, चाहे आप वर्क के थ्रू लें, आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग का मौका मिल जाता है। देखो यहाँ पे $1,08,000 यहाँ पे एवरेज सैलरी है। आप इसे ग्लासडोर और भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी फॉर एंड्रॉयड डेवलपर क्या है। यूएस में सर्च कर सकते हो या किसी भी कंट्री में सर्च कर सकते हो और वहाँ के ही लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क के थ्रू आप फाइवर और अपवर्क वो वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आपको पार्ट टाइम वर्क मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए $1,08,000 की, तो इसका मतलब होता है लगभग 70 to 73 लाख रुपीस पर एनम, यानी बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये अगर आप पार्ट टाइम अच्छी तरीके से वर्क एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें रीज़न मिल जाता है कि हम एंड्रॉयड क्यों सीखें।
अब यहाँ बात कर लेते हैं एंड्रॉयड के वर्जन्स की। सो गाइस सबसे पहले जो हमारा वर्जन आया था वो था कपकेक। सो गाइस सबसे पहले आया था कपकेक, फिर आया था डोनट, फिर आया था इक्लेयर। देखो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले कपकेक, फिर डोनट, फिर इक्लेयर, फिर फ्रोयो, फिर जिंजर ब्रेड, फिर हनी कॉम्ब, फिर जेली बीन, फिर आइसक्रीम सैंडविच, फिर किटकैट, फिर लॉलीपॉप, फिर मार्शमेलो और फिर नोगट और फिर ओरियो। सो गाइस ओरियो के भी आगे अब एक नया वर्जन आ गया है पाई। ठीक है, पाई के बाद ये पाई जो अभी हमें देखने को मिलता है नॉर्मली। ठीक है, पाई के बाद भी एक नया वर्जन आ चुका है जिसे कहते हैं 10.0 एंड्रॉयड क्यू। सो गाइस ये थी इसकी हिस्ट्री की एंड्रॉयड के कौन कौन से वर्जन थे एंड कैसे कैसे नाम थे उनके। ठीक है, और सबसे खास बात इनकी ये है कि ये जितने भी नाम हैं वो अल्फाबेटिकल वाइज सेट हैं। मतलब जैसे सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, इस तरीके से ये आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है वो कुछ ना कुछ स्नैक्स या कुछ ऐसी चीज़ों के नाम पर ही है जो कि ईटेबल है, यानी खाई जा सकती है। चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे हनी कॉम्ब हो, चाहे मार्शमेलो हो, ये सारी ही उन चीज़ों पे बेस्ड हैं जो कि हम खा सकते हैं या बेकरी के आइटम्स हैं। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर की। एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या इसमें मतलब हमें जानने की ज़रूरत है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे डिवाइड है। सबसे ऊपर जो हमारी लेयर आती है वो होती है एप्लीकेशंस की लेयर। सेकंड नंबर पे फ्रेमवर्क वाली लेयर, एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क वाली लेयर, लाइब्रेरी वाली लेयर, फिर लिनक्स कर्नेल वाली लेयर। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि ये लिनक्स कर्नेल क्या होता है। सो गाइस जो लिनक्स कर्नेल होता है ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम, एम्बेडेड प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। मतलब आप ये मान लो कर्नेल का जो मतलब है, मीनिंग है वो यही है कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं हम, उससे इंटरैक्ट कराना। हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कराना, ये कर्नेल का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ कर्नेल पे हमारे पास जो सबसे लास्ट लेयर होती है, यहाँ पे हमारे क्या यूटिलिटीज मिलती है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में। हमें यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले ड्राइवर, कि हमें डिस्प्ले में कुछ सेटिंग्स फेर बदल करने हैं तो वो हमें यहाँ पे ऑफर हो जाती है। चाहे वो हम डिस्प्ले का रेजोल्यूशन बढ़ाने की हो, चाहे उसके डिस्प्ले टाइम आउट ज़्यादा या कम करने की हो, या ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने की हो। इसके साथ साथ हमें कैमरा ड्राइवर मिल जाता है, मतलब कैमरा को ऑन करना, ऑफ करना या कैमरे से वर्क लेना, ये भी यहाँ पे काम हमारा आ जाता है। इसके बाद फ्लैश मेमोरी ड्राइवर, कि जब भी हम कोई मेमोरी कार्ड लगाए या एक्सटर्नल कोई भी OTG की मदद से रिमूवल ट्रैक या पेन ड्राइव लगाएं तो वो डिटेक्ट हो, तो ये सब कर्नेल का काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर मैनेजमेंट, जो कि बैटरी से रिलेटेड होता है, कि बैटरी की परसेंटेज दिखाना, कितनी चार्ज है, ये कितनी कम है। तो इन सब में हमें किसी बाहर की डिवाइस की यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो कैमरा हो। कैमरा भी एक्चुअली एक एक्सटर्नल ही है जो कि हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट आता है, लेकिन ये एक दूसरा डिवाइस है, मदरबोर्ड से हट के डिवाइस है, अलग से लगाया जाता है। सो गाइस जितने भी फीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सब में हमें हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो इस इंटरैक्शन को करने के लिए हमें कर्नेल वाले फीचर का यूज करना पड़ता है। सो गाइस जो कर्नेल होता है वो हमें बेसिक पहले से ही मिलता है हमें एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में, बस हमें कुछ जावा के कोड से इसे एक्सेस करना पड़ता है। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो में मिल जाती है। सो गाइस जो कर्नेल है वो सी लैंग्वेज में रिटर्न है। ठीक है, सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे फ्रेंडली है हार्डवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर से इंटरेक्शन में सबसे ज्यादा फ्रेंडली कोई लैंग्वेज है तो वो सी है। ठीक है, इसके बाद हमें मिल जाती है यहाँ पे लाइब्रेरीज का काम क्या होता है, जैसे SQLite डेटाबेस को स्टोर करने, SSL का मतलब होता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सो गाइज इससे हमें सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है उसकी सर्टिफिकेट मतलब उसका प्रूफ मिलता है। एंड ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज देखने को मिल जाती है जिसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में। हमें सिंपली इनकी लिंक्स अपने एम्बेड करनी पड़ती है अपने जावा फाइल में, जो एंड्रॉयड की फाइल्स होती है उनमें, एंड हमें लाइब्रेरीज का फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। हम यहाँ पे लाइब्रेरीज का, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैलेंडर है। अब कैलेंडर अपनी तरफ से डिज़ाइन करने में काफ़ी टाइम लगेगा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड कैलेंडर बहुत बड़ा कोड है एक्चुअल में। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कैलेंडर की लाइब्रेरीज हम डायरेक्ट एम्बेड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने जावा फाइल में, एंड उस फाइल से हम लाइब्रेरी के थ्रू कैलेंडर को अपने ऐप में ला सकते हैं। क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ें पहले से ही बहुत सारे डेवलपर्स ने बना के रखी होती हैं एंड वो कम्युनिटी में इसे शेयर कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में आपको टेलीफोनी मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, लोकेशन मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका काम क्या होता है। जैसे नोटिफिकेशन देना, लोकेशन एक्सेस देना, रिसोर्स मैनेजर की क्या क्या यूज़ हो रहा है उस एप्लीकेशन के द्वारा, कितनी रैम हो रही है, ये सब। टेलीफोनी मैनेजर मतलब कॉलिंग वाली वो फीचर की कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम। एंड पैकेज मैनेजर, पैकेज वो कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट ऐसे कुछ होता है, तो उसके हिसाब से मतलब उसका मैनेज करना। एक्टिविटी मैनेजर मतलब एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना, यानी एक पेज से दूसरे पेज में जाना एप्लीकेशन में। इसके बाद बहुत सारे और भी फीचर जैसे व्यू सिस्टम, व्यू कैसे दिखेगा हमारा एप्लीकेशन, इन सब का काम फ्रेमवर्क के थ्रू होता है एप्लीकेशन में। इसके बाद जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर आती है वो होती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन हमें कैसे डिज़ाइन करनी है, होम वाली, कॉन्टैक्ट्स वाली, फ़ोन वाली, ब्राउज़र वाली। हमें इन सब का एक्सेस लेना पड़ता है कई बार अपने फ़ोन पे, चाहे आपने देखा हो ट्रू कॉलर जैसा ऐप, उसमें कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेना पड़ता है, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे एप्लीकेशन में एम्बेड करें। तो इन सब फीचर्स को भी हम एम्बेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आर्किटेक्चर देखते हैं एंड्रॉयड का कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और कहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी XML, जो कि XML होती है किस लिए, हम XML का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड की स्क्रीन्स को बनाने के लिए, बटन्स को बनाने के लिए, या फील्ड्स को बनाने के लिए, फोटोज़ को लाने के लिए XML का हम यूज़ करेंगे। वहीं जावा का यूज़ हम करेंगे पीछे की सारी प्रोग्रामिंग करने में। यहाँ पे XML और जावा का काम बता देता हूँ। XML जो होती है वो सूरत बनाती है अपनी आपके एप्लीकेशन की कि कैसी दिखेगी वो, वहीं जावा आपका जो स्केलेटन है वो बनाता है, मतलब कि वो कैसे वर्क करेगा। आप यहाँ से जान लो, अगर एक ह्यूमन है, ह्यूमन के स्किन है ऊपर, स्किन मतलब जितनी भी उसकी ब्यूटी है, जितनी भी जो भी मतलब सुंदरता है उसकी, वो ऊपर की स्किन से है। तो वो जो स्किन है वो XML के थ्रू बनती है एंड्रॉयड ऐप की। ठीक है, और जावा क्या है, जावा अंदर का स्केलेटन है, मतलब कैसे वर्क करेगा, कैसा हाथ उसका डिजाइंड होगा और कैसे वो मतलब खुलेगा बंद होगा, मतलब ये सारी जो डिजाइनिंग है वो हम जावा के थ्रू करेंगे। एंड जो हम IDE यूज करेंगे, IDE वो इंटेलिजे प्लेटफॉर्म की एंड्रॉयड स्टूडियो होगी। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम वर्क करेंगे। गाइज ये भी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है ये सॉफ्टवेयर मान लो, तो ये जो IDE सॉफ्टवेयर है ये गूगल का ही है और जो कि वर्क करता है इंटेलिजे प्लेटफॉर्म पे, जो कि जावा बेस्ड है। ठीक है, सो गाइस ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ आपको टूल बार देखने को मिल जाएगी, यहाँ आपको डिजाइन और ब्लूप्रिंट वाले जो दोनों वर्जन है आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके एंड्रॉयड ऐप कैसे बनी है। यहाँ आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे XML के, जिसमें आप वैल्यूज प्रॉपर्टीज देख के दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज देखने को मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने फंक्शंस बनाने हैं अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर। यहाँ पे आपको कंपोनेंट ट्री देखने को मिल जाएगी कि आपने कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर लिए हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ आपको चॉइस भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको नीचे टर्मिनल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन में क्या एरर है ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे बड़े अच्छी तरीके से। सो गाइज अब हम यहाँ पे जानते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में देखने को मिलेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैं हाईलाइटर दोबारा से ले लेता हूँ और सबसे पहले बताता हूँ यहाँ डीबग का ऑप्शन। गाइज डीबग जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम अपने ऐप में एरर्स फाइंड कर सकते हैं कि हमारे ऐप में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं एंड इसी के साथ साथ क्या क्या एरर्स हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे AVD मैनेजर मिलता है, जहाँ से हम अपने डिवाइस को सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमारा जो वर्चुअल डिवाइस है, मतलब क्या जो डिवाइस जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में कुछ ऐसे सेटिंग्स कि वो कितने DPI में चलेगा, कुछ इसी तरीके की सेटिंग्स हम AVD मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। वहीं SDK मैनेजर का काम क्या होता है, SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि बेस होता है एंड्रॉयड स्टूडियो का, यानी
जब जिस सॉफ्टवेयर में हम डेवलपमेंट करने वाले हैं उसमें एसडीके जो होता है उसका काम होता है ऐप बिल्डिंग करना। जितना भी डाटा होता है कि ऐप कैसे बनेगा, मतलब कैसे क्या काम होगा, इस सब की इंफॉर्मेशन एसडीके मैनेजर में ही होती है। इसी के थ्रू हम अपना ऐप डेवलप कर पाते हैं। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको इसे सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर अच्छे से एक्सप्लोर करके बताऊंगा। सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वर्चुअल डिवाइसेस की। तो गाइज हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही अपना एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस बना सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं, जैसे Nexus 5 जो कि 4.0 इंचेस की स्क्रीन को सपोर्ट करता है, जिसका रेजोल्यूशन 480x800 होता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं विद सपोर्टिंग ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशंस। सो गाइस जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं उसमें हमें कुछ ऐसा इफेक्ट देना पड़ता है, जैसे रिस्पॉन्सिव कहते हैं, जैसे डिज़ाइन बनानी पड़ती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो वो कैसे बनती है, क्योंकि हर फ़ोन का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ फ़ोन हो सकते हैं 4.0 की स्क्रीन साइज़ के साथ आते हो, 5.0 की स्क्रीन के साइज़ के साथ आते हो, 6.0 की स्क्रीन के साइज़ के साथ आते हो। लेकिन सारी ही जो डिफरेंट आपकी स्क्रीन से, इन सब में आपकी ऐप कैसे रन करेगी। सो गाइस उसके लिए यहाँ पे देखो XHDPI, HDPI ये सारे रेजोल्यूशंस होते हैं, इन पे हम वर्क करेंगे आगे। अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस बना सकते हैं जो कि कुछ एक फ़ोन की तरह दिखेगा, एंड हम जो भी ऐप उसमें बना रहे हैं हम सिंपली उसे लाइव रन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जान लेते हैं ग्रैडल क्या होता है। सो गाइस जो ग्रैडल होता है सिंपली ये एक ऐसा यूटिलिटी है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलती है, जो कि डिपेंडेंसी बेस्ड है। इसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि एक ग्रैडल को बिल्ड करती हैं। अब ग्रैडल क्या है, ग्रैडल का काम जो होता है सिंपली आपका जो कोड होता है उसे एपी के फॉर्म में बदलने का काम, ये ग्रैडल का काम होता है। इसमें आपकी जो आप कोड करते हो, जो आप डिज़ाइंस बनाते हो, उन्हें जो भी जैसे भी आपने कोड लिखा है उस हिसाब से एपीके की फॉर्म में ढालने का काम ग्रैडल का होता है। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज डालनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है तो डेटाबेस की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। अगर आपको अपने ऐप में ब्राउज़र चाहिए तो ब्राउज़र की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। तो ऐसे जो भी फीचर्स आपको डालने हैं सिंपली आपको ग्रैडल में उसकी डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है। सो गाइज जो ग्रैडल होता है उसमें आप डिपेंडेंसी समझ लीजिए, डिपेंडेंसी से ही वो फीचर उसमें इनेबल होता है जो कि हम फीचर डालना चाहते हैं। एंड इसी के साथ साथ ग्रैडल बिल्ड का काम होता है ऐप को बनाना आपके जो दिए हुआ कोड है उससे, ठीक है। तो ग्रैडल का काम होता है आपके लिखे हुए कोड से एपीके की फॉर्म को कन्वर्ट कर देना। सो ग्रैडल के बाद अब यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या होती है गाइस, जो एक्टिविटी होती है वो होती है स्क्रीन। जो सबसे पहले स्क्रीन आपको दिखती है वो होती है मेन एक्टिविटी, जो कि आप ऐप खोलते ही जो आपको सबसे आगे एक्टिविटी दिखती है, यानी जो भी पेज दिखता है वो होता है मेन एक्टिविटी। इसके बाद हम वहाँ पे जैसे कोई भी बटन है, जैसे सेटिंग्स की बटन है, सेटिंग्स की बटन पे आप क्लिक करोगे तो सेटिंग्स का पेज खुल जाएगा। तो जो सेटिंग का पेज है वो दूसरी एक्टिविटी है। सो इसमें बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटी हम बनाते हैं, जैसे हम वेबसाइट में पेजेस बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर है ऐसे ही। तो एक्टिविटी जैसे आप वेबसाइट को कंसिडर करोगे तो उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो गाइस इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ डिफरेंट पेजेस में जैसे एक हो सकता है होम का पेज, एक हो सकता है कॉन्टैक्ट का पेज, एक हो सकता है किसी दूसरी चीज़ का पेज। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सो हम एक्टिविटीज़ कैसे बनाते हैं सो वो भी मैं आपको आगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स की। सो गाइज यहाँ पे देखो एक्टिविटी लॉन्च, जब भी हम ऐप खोलते हैं तो सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है, ठीक है। तो वो लॉन्च कैसे होती है, वो सिंपली आप ऐप खोलते हो तब लॉन्च होती है। तो अब क्या है, वहाँ पे अगर आपने कोई बटन दे रखी होती है या कोई भी ऐसा कोड डाल रखा होता है कि इतने सेकंड बाद हमारी ये वाली एक्टिविटी खुल जाए, जो कि स्प्लैश स्क्रीन में हम डालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट या ऑन रिज्यूम। अगर ये तीनों आपने दे रखा है, इनमें से कोई सा भी एक दे रखा है तो सिंपली एक्टिविटी रन होकर दूसरी एक्टिविटी में चली जाएगी। अब उस एक्टिविटी में को रोकने के लिए क्या है, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए या उस एक्टिविटी को क्लोज कर देने के लिए क्या है, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। और इसके बाद आपकी एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी, आपका ऐप बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, अगर आप स्टॉप करते हो तो सिंपली आपका ऐप किल होगा, और अगर वहीं पे आप पॉज करते हो, पॉज, और पॉज के बाद आपकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल रुक जाएगी,
और वापस से रिज्यूम करोगे तो वो वापस से वही एक्टिविटी में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एंड्रॉयड वर्क करता है, और अगर आप डिस्ट्रॉय पे कर देते हो तो सिंपली आपका शट डाउन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एंड्रॉयड ऐप वर्क करता है एक्टिविटीज वाइज। ये आपको भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सिंपली जब हम अपना ऐप बनाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। हम सिंपली आगे जाएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे अब एंड्रॉयड के रिसोर्सेज के बारे में। सो गाइस, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आपको यहाँ पे RES नाम का एक फोल्डर मिलेगा। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो में, उस RES फोल्डर में क्या होगा, वहां पे आपकी सारी XML फाइल होंगी, ये सारी डिजाइन फाइल होंगी, जिसमें आपको जो भी आपने एक्टिविटीज डिजाइन करी है या जो भी आपने पिक्चर्स यूज करी है अपने ऐप में या कुछ भी फॉन्ट यूज किया है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे एसेट्स आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेंगे, जो कि आपको देखो SRC फोल्डर के अंदर मिलेगा। SRC का मतलब होता है सोर्स के अंदर आपको RES फोल्डर मिलेगा, जिसे कहते हैं हम RES यानी रिसोर्स फोल्डर। वहां पे आपका ड्रॉवेबल मिलेगा, ड्रॉवेबल में आपकी सारी इमेजेस होंगी। देखो यहाँ पे PNG वाली इमेज आपकी है, और वहां पे आपको लेआउट मिलेगा, लेआउट का फोल्डर। उसमें क्या होगा, उसमें आपके सारे डिजाइन होंगे पेज के XML फॉर्म वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन और इन्फो नाम के XML फाइल्स हैं। इसके बाद आपको मैप नाम के यहाँ पे फोल्डर मिलेगा, उसमें क्या होगा आपका icon.png, यानी जो आपके लोगो होगा आपके ऐप का या आपका आइकन होगा ऐप का, वो उसमें स्टोर होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ वैल्यूज मिलेगी। सो गाइस, वैल्यूज में यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कलर्स की वैल्यूज भी मिलती हैं, एंड इसके साथ साथ और भी वैल्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो इसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम और भी बहुत सारे फोल्डर्स अपने बना सकते हैं RES यानी रिसोर्स फोल्डर के अंदर। जैसे एनिम किस लिए यूज होता है? एनिमेशन की फाइल्स स्टोर कराने के लिए। जैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, उसमें एनिमेशन देना है, तो हम सिंपली एनिम फोल्डर पे वहां पे एनिमेशन को डिफाइन करेंगे एंड उसे हम कॉल करा देंगे अपने ऑब्जेक्ट के कोड में, ठीक है। कलर अगर हमें कोई कलर डिफाइन करना है तो हम सिंपली कलर का फोल्डर बनाएंगे और वहां पे हम कलर की फाइल बना देंगे। नहीं तो आपको वैल्यूज के फोल्डर के अंदर भी color.xml की फाइल मिल जाती है, आप वहां पे भी सिंपली अपना कलर डिफाइन कर सकते हैं। ड्रॉवेबल में आपकी सारी PNG फाइल, JPG फाइल, जितनी भी आपकी पिक्चर्स फाइल है या जितने भी आपके एसेट्स वाली फाइल है, वो सारी ड्रॉवेबल फोल्डर में रहेंगी। लेआउट में आपका जो पेजेस आप बना रहे हो अपने ऐप के लिए, एक्टिविटीज बना रहे हो, वो सारे लेआउट वाले फोल्डर में आपकी रहेंगी। वही मेन्यू में आप जो मेन्यू बार होती है आपके एप्लीकेशन पे आप डिजाइन करते हैं, मेन्यू के फोल्डर में आप मेन्यू को स्टोर कराते हैं। इसके साथ साथ वैल्यूज में आपकी स्ट्रिंग्स और कलर्स ऐसी वैल्यूज रहती हैं, जिसमें आप पूरे जितने भी ऐप है उसमें जहां जहां आपने टेक्स्ट दिया उनका स्ट्रिंग बना सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में उसे चेंज करने में आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई भी इश्यू का हैंडल ना करना पड़े। सो बहुत सारे और भी फोल्डर आप डायरेक्टरी बनाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करने पे आपको पता चलते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फोल्डर कैसे दिखते हैं। देखो RES फोल्डर है, RES में यहाँ पे आपको एनिम भी मिल गया, यानी एनिमेशन का। कलर इसमें हम कलर डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट इस कलर का होगा, तो सिंपली यहाँ पे कलर को हम डिफाइन कर देंगे और सिंपली कॉल करा देंगे। ड्रॉवेबल, यहाँ पे आपके सारे पिक्चर्स, एसेट्स, ये सब आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ ड्रॉवेबल, HDPI, MDPI, NODPI, ये क्या है गाइज? ये है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए। अब HDPI थोड़ा सा बड़े स्क्रीन साइज के फोन के लिए है, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा एसेट आएगा, और ड्रॉवेबल में सिंपल छोटा वाला एसेट होगा, MDPI में और छोटा होगा, NODPI में और छोटा होगा, XGTPI में थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर इस वाले में और थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे ऐसे आपके इनमें आपके जो साइजेस हैं एसेट्स के, वो बड़े और छोटे होंगे। सो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि हमें जो ड्रॉवेबल है या एसेट है हमारे, वो किन साइज में कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, ठीक है। लेआउट में आपकी स्क्रीन जितनी भी आपने एक्टिविटीज बनाई है या पेजेस बनाए हैं, वो सारे आपको लेआउट में मिलेंगे, ठीक है। मेन्यू में आपको जो मेन्यू बार आप बनाते हैं, वो सारी मेन्यूज इसमें स्टोर होती हैं। वैल्यूज, रॉ, ये सब आप आगे एक्सप्लोर करेंगे, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। या यूजर इंटरफेस देख लो गाइस। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं व्यू ग्रुप क्या होता है। व्यू ग्रुप देखो, ऑल यूजर इंटरफेस एलिमेंट इज एन एंड्रॉइड ऐप आर बिल्ट यूजिंग व्यू। गाइस, जो भी चीज आपको दिखती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, टेक्स्ट हो या टेक्स्ट फील्ड हो या रेडियो बटन हो या चेक बटन हो, कुछ भी हो, वो सब व्यू कहलाता है। व्यू एक व्यू एक ऐसी टेबल होती है या एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आपको जो चीजें दिखती हैं
जो कि अवेलेबल होती हैं, जो कि यूज़र ने डिफाइन कर रखी होती हैं, जो डेवलपर होता है उसने डिफाइन कर रखी होती हैं। अब उन सब का जो ग्रुप होता है, जैसे एक पेज है, उसमें एक फ़ोटो है, ठीक है, वो फोटो दिख रही है तो वो एक व्यू है, ठीक है, व्यू है। अब वहाँ फोटो भी है, वहाँ टेक्स्ट भी लिखा है, वहाँ रेडियो बटन भी है, वहाँ एक बटन भी है। तो इन सब का जो ग्रुप बनता है, जैसे आप रिलेटिव लेआउट में इसे लिखते हैं, तो उन सब के ग्रुप को हम व्यू ग्रुप कहते हैं। एक ऐसा बॉक्स जिसमें आपके बहुत सारे आइटम स्टोर हैं, तो उसे व्यू ग्रुप कहेंगे। एंड उस डब्बे को खोल के एक आइटम को निकाल के देखना व्यू होता है, ठीक है। तो ये व्यू ग्रुप और व्यू, ये बहुत ही आसान से यहाँ पे है हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि व्यू ग्रुप वो चीजें हैं जो कि आपको एक सिंपली पेज में देखने को मिल जाती है किसी भी लेआउट के अंदर। वहीं व्यू क्या है? व्यू सिंपली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटपुट देखना, ये व्यू कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो लेआउट समझ लेते हैं। लेआउट कौन कौन से होते हैं हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में। सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं। लीनियर लेआउट जो होता है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं जाती है। इसमें सिर्फ हम ऐसे होल्ड करके यहाँ करेंगे तो सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बात है कि इसमें जो आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो उसको ओवरलैप नहीं कर सकता है दूसरा ऑब्जेक्ट। मतलब इसके ऊपर जैसे आपको फोटो लगानी है इस बॉक्स के ऊपर तो नहीं लग सकती है। ये लीनियर लेआउट का ड्रॉबैक है, लेकिन इसका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से हम करेंगे आगे वीडियो में, और बहुत ही अच्छा लेआउट ये है, ठीक है। वही रिलेटिव लेआउट क्या है? रिलेटिव लेआउट में हमें जो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम कहीं पे भी किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। इसमें क्या था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमें देने हैं, चाहे वो वर्टिकली देने हो चाहे हॉरिजॉन्टली देने हो, वो सिमिलर साइज के होने चाहिए, एक के बाद एक लगेंगे। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली लिया है तो हॉरिजॉन्टली में यहाँ पे भी एक लग जाएगा और यहाँ पे भी एक लग जाएगा, नहीं, हॉरिजॉन्टली में पूरे स्पेस में एक ही लगेगा, फिर चाहे वो आप कितनी भी विड्थ का ले लो, ठीक है। और वहीं वर्टिकली में भी यही सीन है कि इतना यहाँ पे ले लिया फिर यहाँ पे ले लिया, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो उसमें स्पेस जा रहा है वो जाएगा ही जाएगा। इसमें ऐसा भी कोई कुछ नहीं हो सकता कि वर्टिकली में लिया है तो आप एक के नीचे एक प्लेस कर सकते हो अपना ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता है। जबकि रिलेटिव लेआउट में यही होता है। आप यहाँ पे डिजाइन में भी देख सकते हो, ये पूरा डिजाइन आपका इतनी लाइन का ये बॉक्स ले जाएगा डिजाइन, वहीं ये वाला इतनी लाइन का ले जाएगा। इस बॉक्स के अंदर हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इधर एक बॉक्स और इधर एक बॉक्स नहीं कर सकते। जबकि रिलेटिव लेआउट में हम ऐसे कैसे भी डिजाइन हम बनाना चाहे आसानी से बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल लेआउट और फ्रेम लेआउट, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। एक को हम ओवरलैप कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक रख सकते हैं, वही जो टेबल होता है उसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम मिल जाती है। इनका ज़्यादातर यूज़ हम ऐसी एप्लीकेशंस में करते हैं जहाँ पे हमें टेबल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। टेबल का यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी हम रॉ बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्या होती है? जैसे कि आप लिस्ट व्यू में कॉन्टेक्ट्स देखते हो, कॉन्टेक्ट्स लिस्ट व्यू लेआउट पे ही बेस्ड होते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लेआउट होता है जब भी हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनानी होती है जिसमें लिस्ट देनी होती है हमें, ठीक है, वहाँ पे हम लिस्ट व्यू लेआउट का यूज़ करते हैं। वही ग्रिड व्यू लेआउट कहाँ यूज़ होता है? ग्रिड व्यू लेआउट हम यूज़ करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमको बहुत सारी डिस्प्ले करानी होती हैं चीज़ें, जस्ट लाइक आप समझ लो वॉलपेपर वाले एप्लीकेशंस में, वॉलपेपर के एप्लीकेशंस में मान लो, या यूट्यूब का जो होम पेज होता है कुछ इस टाइप का आप मान सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्रिड व्यू का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं कुछ विजेट्स के बारे में। हमें कौन कौन से विजेट्स अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे बनाने के लिए या एंड्रॉयड स्टूडियो देता है अपने ऐप में एम्बेड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेआउट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। फिर विजेट कौन कौन से हैं? प्लेन टेक्स्ट व्यू, बटन, चेक बॉक्स, स्विच, स्मॉल टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट फील्ड में आपको इतनी सारी टेक्स्ट फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं। फिर कंटेनर्स में रेडियो ग्रुप, लिस्ट व्यू, स्क्रॉल व्यू, वीडियो व्यू, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, बहुत सारे यहाँ पे आपको व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। वहीं डेट एंड टाइम में आपको टेक्स्ट क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, टाइम पिकर, कैलेंडर व्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और नीचे वाले एक्सपर्ट में आपको स्पेस, जूम कंट्रोल्स, टेक्सचर व्यू, स्टैक व्यू और इमेज स्विचर और सरफेस व्यू, जूम बटन, ये सारे यहाँ पे आपको विजेट देखने को मिल जाते हैं। इन सभी विजेट का हम यूज़ अपने एंड्रॉयड ऐप में कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लो डायलॉग और टोस्ट क्या होता है। गाइस जो डायलॉग होते हैं आपने देखा होगा जब भी आप कुछ एप्लीकेशंस खोलते होगे, उसमें जैसे आप गूगल मैप्स ही खोल रहे हो जैसे, तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे आपसे यूज़र मतलब आपकी लोकेशन मांगता है, ठीक है, यूज़र्स लोकेशन मांगता है। तो आप यहाँ पे वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है इनेबल लोकेशन और नो, ठीक है, तो आप इनेबल कर देते हो। सो गाइस जो प्रॉम्प्ट सा खुलता है कुछ इस टाइप का प्रॉम्प्ट, उसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो वो भी हम सिंपली यहाँ पे जावा की मदद से बना सकते हैं। और डायलॉग के साथ साथ टोस्ट क्या होता है, जब भी ऐसा कोई मैसेज आपको देखने को मिलता है, डेफिनेटली आपने देखा होगा ऐसा ही मैसेज कुछ इस टाइप का जो स्क्रीन में छोटा सा नीचे शो होता है, जैसे आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड डाले बिना एंटर कर रहे होगे तो कुछ इस टाइप का मैसेज देखने को मिलेगा कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर आपको देखने को मिलता है या इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है आपके एंड्रॉइड ऐप में, उसे हम कहते हैं टोस्ट। सो इस वीडियो में हम टोस्ट भी यूज करके देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो जावा कोड, ठीक है। जावा कोड किस चीज का है, ये एक बटन का कोड है। अब इस बटन का काम क्या है, इस बटन का काम है सिंपली एक बटन बनाना और उसे क्या करना है वो काम बताना, ठीक है। अब यहाँ हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर क्या है कि जब भी यूजर क्लिक करेगा, ठीक है, तब ये लिसन करेगा, उसके इनपुट को ले लेगा और काम करेगा। अब यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लगा तो एम बटन की आईडी, सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे सेट कर दो उसे, और न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर बनाओ। और उसमें क्या है कि वहां पे अब आगे कोड लिखा जाएगा कि इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी में चले जाओ इंटेंट की मदद से। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट होता है किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरे एक्टिविटी में जाने की सर्विस, इंटेंट, ठीक है। इंटेंट भी हम इसमें यूज करते हैं। तो ऑन क्लिक लिसनर ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जावा में किसी बटन को बनाने की, और इंटेंट का यहाँ पे यूज करते हैं तो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं विद द यूजिंग ऑफ बटन, ठीक है। ये कोड आपको आगे समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ पे आप मटेरियल डिजाइन देख सकते हो, हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या क्या डिजाइन को देख के अपने डेवलपमेंट करना होता है। सबसे पहले आपको गोल सर्कल सा दिख रहा होगा, गाइस ये एंड्रॉयड वॉचेस का डिजाइन है, ठीक है। एंड्रॉयड वॉचेस का मैं थोड़ा सा हाईलाइटर वाला पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एंड्रॉयड वॉचेस का डिजाइन है, ठीक है, एंड्रॉयड वॉचेस। और ये वाला जो डिजाइन है आपका, ये है एंड्रॉयड फोन का डिजाइन, फोन मोबाइल फोन जो आपके पास नॉर्मली होता है। ये वाला जो है ये आपका टैबलेट का डिजाइन है, टैबलेट का। ये थोड़ा सा और जो बड़ा टैबलेट्स आते हैं उसका डिजाइन है, जो थोड़े बड़े टैबलेट आते हैं जैसे 10 इंचेस का, ये 7 इंचेस का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वहीं ये लैपटॉप का डिजाइन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यार किसी भी डिफरेंट साइजेस में ये चल जाता है, तो ये लैपटॉप भी आप मान सकते हो एंड्रॉयड आते हैं, ठीक है। तो ये लैपटॉप का डिजाइन है। और जो सबसे पीछे आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, गाइज ये एंड्रॉयड टीवी, जो बहुत ही अच्छी टीवीज अब इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, जिसमें यूट्यूब भी चलता है, बहुत सारी चीजें एंड्रॉयड टीवी कहते हैं जिसे, उसका डिजाइन है। तो ये डिफरेंट साइजेस होते हैं जिसके हिसाब से आपको अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस देखने को मिलता है, चाहे आप फोन ले लो, चाहे ये वॉच ले लो, चाहे टैबलेट ले लो, या चाहे टीवी ले लो, इन सब में भी आपको डिफरेंट साइजेस देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जान लेते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती है और कहाँ से हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस जो लाइब्रेरीज होती हैं वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी बनाती हैं, जो कि डेवलपर्स होते हैं कुछ जो काम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको, जैसे आपको अपने ऐप में एक वेब ब्राउजर वाला फीचर लाना है कि आप सिंपली वहाँ पे नेट भी सर्फ कर पाएं अपने एप्लीकेशन पे, तो आप क्यों इतना कोड करोगे, या आप अपनी पीडीएफ खोलना चाहते हो अपने ऐप के थ्रू, तो आप क्यों मेहनत करके आप पीडीएफ ओपनर वाला ऐप बनाओगे। आप सिंपली एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो पीडीएफ नाम की, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर पहले से बना के रखते हैं और शेयर करते हैं कम्युनिटी में। तो सिंपली आप उस डिपेंडेंसी को अपने ऐप में ले आओ और अपने जो ऐप है उसमें वो काबिलियत ले आओ कि आपका ऐप सिंपली पीडीएफ को ओपन कर पाए। तो गाइज ऐसे ही लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके वो फीचर्स भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि लोगों ने पहले से ही बना के रख रखे हैं, और कम्युनिटी का हिस्सा होने की वजह से वो इसे शेयर भी कर देते हैं। तो ये लाइब्रेरीज मिलेंगी कहाँ से गाइस, सबसे बड़ा सोर्स है गिटहब। इसके बाद यहाँ पे देखो एंड्रॉयड arsenal.com, फिर androidweekly.net, फिर जैक वॉर्टन बहुत बड़े डेवलपर हैं। एंड इसके साथ साथ गूगल आप कर सकते हो, जहाँ से आपको कोई भी लाइब्रेरी जो भी सर्च करनी है, जो भी लानी है,
आप एक बार सर्च करके आपको वहाँ पे वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड ऐप अगर हमने बना लिया, अगर हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या किसी के लिए बना नहीं रहे, तो हम उससे कैसे अर्निंग कर पाए। सो गाइस, एडमॉब एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशंस में ऐड भी लगा सकते हैं, और उसे हम कैसे पब्लिक तक पहुँचाएँ। गाइस, सबसे बड़ा जो मीडियम है आज की डेट का वो है गूगल प्ले, यानी प्ले स्टोर आपका। आप सिंपली $25 की फीस देके, $25 की फीस देके एक अकाउंट बना सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, और अपने जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसे स्टोर करा सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे और पब्लिक कर सकते हो। गाइस, ये एक बार आपको पेमेंट करनी है और ज़िंदगी भर आप जितने एप्लीकेशन चाहो अपलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे, और लोग उन्हें डाउनलोड करेंगे, आप ऐड लगाओ उसमें तो आपको पैसे यानी रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इस तरीके से आप बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐप बनाए हुए अपनी खुद की ऐप बना के, अपने कंटेंट की ऐप बना के आप सिंपली अपलोड कर सकते हो और पैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में आ जाएं, आपको सिंपली क्या करना है, अपना कोई वेब ब्राउजर खोलना है। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम खोलूंगा, ठीक है। और ऊपर एड्रेस बार में आपको टाइप कर देना है एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे, आपके सामने सबसे पहले रिकमेंडेशन आएगी, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो द ऑफिशियल एंड्रॉइड आईडी। आप इसमें क्लिक कर दें सिंपली। सो गाइस, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखो यहाँ पे कुछ डेवलपर वाली साइट जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल साइट है, यहाँ मुझे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने का यहाँ पे हमें बटन देखने को मिल रहा है। मेरे विंडोज 64 बिट है तो मैं 64 बिट वाला वर्जन ही यहाँ डाउनलोड करूंगा, जिसका साइज है 756 MB। तो मैं सिंपली डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एग्रीमेंट दिखा रहा है तो आई हैव रीड, आप इसे रीड कर सकते हो। वैसे आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो इसे रीड करता हो, आप सिंपली यहाँ पे टिक करके इसे डाउनलोड कर लें। सो गाइस, यहाँ पे देखो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं Ctrl+J बटन दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे डाउनलोड दिख जाएगा। ये देखो यहाँ मेरा डाउनलोड चल रहा है, ये 3 से 4 मिनट लेगा इसे डाउनलोड होने में। तो इसे डाउनलोड करके मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे लगभग डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे इंस्टॉल करूँगा। तो ये इसे टोटल डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपली शो इन फोल्डर करूँगा तो ये मुझे अपनी लोकेशन बता देगा कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो गाइस, ये मेरा जो डाउनलोड का फोल्डर है ये उसी में है। देखो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये वही डायरेक्टरी है जहाँ पे ये डाउनलोड होके गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे रन कर दूंगा। उससे पहले अपना जो क्रोम है उसे मैं क्लोज कर लूँगा। अब मैं इसे सिंपली रन करूँगा। मैंने इसे रन कर लिया है। अब इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल गया है। यहाँ पे मैं सिंपली रन पे क्लिक करूँगा एंड अब इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करेंगे एंड इसके बाद इस पे हम एक एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करेंगे। इसी के साथ साथ हम APK को भी बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेटअप स्टार्ट हो चुका है, यस कर देते हैं एंड इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। सिंपली मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ साथ अगर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस भी इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली इसे टिक कर दें, नहीं तो इसे अनटिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस भी दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। इंस्टॉल भले ही ना करूँ लेकिन मैं दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा एंड यहाँ डायरेक्टरी आपकी कहाँ इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट कर दूंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का फोल्डर बनेगा, इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इट मे टेक्स 30 सेकेंड्स टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ठीक है, इसे 30 सेकंड का आप टाइम दें। तो गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा लगभग इंस्टॉल होने वाला है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद भी हमें इसमें कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इसकी कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ अगर आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है तो उसकी फाइल भी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जब भी एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करना अपने सिस्टम में कुछ इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप 1 GB या 2 GB डाटा का यूज़ ना करके कुछ अच्छे वाईफाई का इस्तेमाल करें जब भी आप इसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो दिखा रहा है तो हम इसे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने टिक कर रखा है कि स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली। तो मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा था इसलिए ये इंपोर्ट सेटिंग्स मांग रहा है, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अपडेट हो चुका है। अब नया इंटरफेस ऐसा दिखता है कुछ
एंड्रॉयड स्टूडियो का। ये अभी अभी अपडेट हुआ है, मुश्किल से 1 या 1.5 महीना हुआ है इसे अपडेट हुए। पहले इसका यूआई थोड़ा सा डिफरेंट आता था, लेकिन अब दूसरा आता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा वेलकम कर रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पे देखो कितने डिफरेंट स्क्रीन साइजेस दिखा रहा है कि इन सब की जो भी ऐप डेवलप होती है वो इसमें हो सकती है। हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड और कस्टम मांग रहा है, तो कस्टम अगर आप करोगे तो आपको ही सारी वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड या प्रेफर करूंगा स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ लाइट और ड्रैकुला यानी एक डार्क थीम और एक लाइट थीम आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप मेरी माने तो डार्क थीम इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज एक अलग मजा आता है प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने में डार्क मोड में। मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा डार्क मोड पे। इसके बाद देखो यहाँ पे जेडीके लोकेशन, जेडीके फाइल्स या एसडीके फाइल्स जो होती है, जो कि जावा पे बेस्ड होता है। देखो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो जावा की भी तो फाइल्स होंगी, जावा भी तो कैसे रन होगा, जावा कंपाइल कैसे होगा जावा, तो उसके लिए जेडीके डाउनलोड होता है यानी जावा डेवलपमेंट किट। तो उसका साइज है यहाँ पे 412 MB। वही एंड्रॉइड एमुलेटर डाउनलोड होगा जिसमें 235 MB का साइज है, जिसमें 400 फाइल्स आप देख सकते हैं कौन कौन से डाउनलोड के लिए मांग रहा है। तो हम सिंपली फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे वो सारी फाइल्स हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। यानी टोटल मुझे यहाँ पे कितना साइज इंटरनेट का वेस्ट करना पड़ा। यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड किया तो 757 MB का हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप मिल गया। इसी के साथ साथ 412 MB का हमने इसमें जेडीके डाउनलोड कर लिया। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB में आपका काम हो सकता है। इन द केस मैंने इसे पहले भी इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए शायद मेरे से 412 MB का ही साइज मांगा इसने जेडीके का। नहीं तो आपके केस में एसडीके भी डाउनलोड होगा जिसका साइज अप्रोक्सी आपको 1 GB पड़ जाएगा। तो मैं यही प्रेफर करता हूं जब भी ये डाउनलोड होते हैं तो इसका साइज तो भले ही आपको 1.5 GB दिखा रहा हो, लेकिन आपका 2 से 3 GB नेट आराम से वेस्ट हो जाता है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा जब भी आप इंस्टॉल करें तो एक अच्छा वाईफाई नेटवर्क का यूज करके ही अपने सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करें। सो गाइस ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे फटाफट से इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे जितनी भी फाइल्स या कंपोनेंट्स हमारे डाउनलोड होने थे वो डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो चुके हैं। यहाँ पे आपको देखो लास्ट में दिख रहा होगा एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट, यानी हमारा एसडीके भी अपडेट हो चुका है। तो इस यहाँ पे हमारी सारी फाइल जो भी डाउनलोड करनी थी वो डाउनलोड हो चुकी है। हम सिंपली इसे फिनिश कर देते हैं। अब हमने फिनिश किया तो यहाँ पे हमें वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो की यहाँ पे हमें विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पे आप स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे डिबग करने का और वर्जन कंट्रोल करने का। इसी के साथ साथ किसी बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन करने का। इसी के साथ साथ यहाँ किसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने का, मतलब किसी दूसरी आईडीई में जो डेवलप हुआ हो, जैसे जावा का एक्लिप्स है या ग्रेडल है, तो उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एंड्रॉइड कोड के सैंपल भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए हमें स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के हमें टेम्पलेट मिल जाते हैं। अब टेम्पलेट क्या होता है गाइस? टेम्पलेट ही वही चीज है कि आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि आपको कौन सा स्क्रीन बनाना है एंड्रॉइड का, मतलब कैसा एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पे देखो बेसिक एक्टिविटी आपको मिल जाती है। ये बेसिक एक्टिविटी में आपको यहाँ पे एक बटन मिलती है नीचे, और ऊपर एक मेन्यू बार के लिए 3 डॉट्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ बैक की बटन मिलती है। ऐसा ही आपको यूजर इंटरफेस आपको व्हाट्सएप में भी देखने को मिलता है, जहां पे आप यहाँ क्लिक करके कॉन्टैक्ट्स में जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में जा सकते हैं, प्रोफाइल पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप वेब में जा सकते हैं, और किसी प्रोफाइल से बैक जाना हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैक भी जा सकते हैं। तो ये आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलती है। एम्प्टी एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल सी एक्टिविटी होती है, उसमें सारे कंपोनेंट हमें खुद ही डिजाइन असाइन करने पड़ते हैं। वही बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, ये बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसी एक्टिविटी है, जहां पे आपको बॉटम में नेविगेशन मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, चाहे होम का हो, चाहे सर्च का हो, चाहे अपलोड का हो, चाहे योर प्रोफाइल का हो। तो ऐसा ही आपको इंटरफेस इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। फुल स्क्रीन का मतलब होता है जैसे गेम्स खेलने में हमारी जो स्क्रीन होती है वो फुल हो जाती है, तो ये उसी लिए फुल स्क्रीन एक्टिविटी यहाँ पे हम यूज करते हैं। मास्टर डिटेल फ्लो, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी भी कॉन्टैक्ट के बारे में देखना हो। ये एक्टिविटी ज्यादातर यूज होती है टैबलेट्स में, जिसमें आप सिंपली यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। चाहे आप व्हाट्सएप वेब यूज करते हो तब भी आपको ये पता होगा कि ये कैसे वर्क करती है। इसके साथ साथ यहाँ फ्रेगमेंट और व्यू मॉडल आपको दिख रहा है, ये भी सिंपल बेसिक एक्टिविटी की तरह ही होता है, इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी, ये ज्यादातर गूगल एप्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्ले स्टोर यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, तो आप राइट से इधर को स्वाइप करोगे तो आपको ऐसी मेन्यू देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम, सेटिंग्स, अगर जीमेल देख रहे हो तो सेंड मेल, ईमेल,
ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर वैसी ऐप बनानी है तो ये वाली एक्टिविटी यूज करेंगे। इसके साथ साथ और भी इसमें एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो गूगल मैप की एक्टिविटी हो, लॉग इन एक्टिविटी हो, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो टैब्ड एक्टिविटी हो। ये टैब्ड एक्टिविटी आपको व्हाट्सएप में ही देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे आपको चैट्स, स्टेटस और फिर यहाँ पे कॉल्स ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्क्रॉलिंग एक्टिविटी फूड एप्स और कार रेंटल एप्स इन सब में देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट को। OLX या ओला भी, ओला नहीं OLX अगर आपने देखा होगा तो सेम आपको ऐसी दिखती है उसका इंटरफेस, जहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखती है। जैसे कोई कार सेल हो रही है तो यहाँ उसकी पिक्चर्स होगी, या फिर उसका यहाँ पे जो डिटेल्स होगी या जो ऑनर होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो गूगल मैप्स, जोमेटो, स्विगी जैसे एप्लीकेशन, ओला जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं। लॉगिन एक्टिविटी सिंपली हम लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी का यूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2-4 चीजें और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वेयर OS का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट वॉचेस वाले इंटरफेस पे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक वेयर एक्टिविटी मिलती है, जिसमें आप वॉचेस के लिए कोई भी ऐप डिजाइन कर सकते हैं। गूगल मैप की मिलती है, जिसमें आप ट्रैकिंग फीचर वाले एप्लीकेशन अपनी वॉच के लिए डिजाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ वॉच फ्री, मतलब डिफरेंट साइज की जो वॉचेस होती हैं उसके हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। वहीं आपको टीवी का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको यूट्यूब का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 4 टाइल्स है, इसमें वीडियोस आते हैं, तो यहाँ से आप टीवी के लिए भी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ टैबलेट्स के लिए भी मिल जाएगा, और एंड्रॉइड थिंग्स यानी और जो डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं जो एंड्रॉइड सपोर्टेड होते हैं उनका डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम फोन एंड टैबलेट पे ही यूज करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी का। सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मेरे से नेम मांग रहा है, यहाँ कॉन्फ़िगर करना है अपना प्रोजेक्ट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसका एक फोल्डर बनता है आपके एंड्रॉइड वाले फोल्डर के डाटा फोल्डर के अंदर। आप देखोगे अगर आपने फेसबुक इंस्टॉल कर रखी है तो आपके डाटा फोल्डर के अंदर com.facebook.org का नाम का फोल्डर बना होगा। ऐसी हर एप्लीकेशन का एक पहचान होती है, उस पहचान को देने के लिए हम पैकेज नेम का यूज करते हैं। इसी की हेल्प से हम सर्वर से रिलेशन रख पाते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। अगर आपको एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे हमारी सेव की लोकेशन है कि हमारा एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि किस लैंग्वेज में हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो हम सिंपली इसे जावा कर लेते हैं, लेकिन अभी हम जावा से यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली जावा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें मांग रहा है मिनिमम SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और API। API क्या होता है गाइस? API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या होता है गाइस? ये डिफरेंट यहाँ पे वर्जन्स में आता है। ये स्टार्ट यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो है 14 से। अब 14 जो है हमारा 100% डिवाइसेस में सपोर्टेबल है, 100% डिवाइसेस में सपोर्टेबल है। वहीं नीचे जाओगे आपको जो सबसे अपडेटेड है यानी एंड्रॉइड R, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे देखो लेस देन 1% डिवाइसेस। अगर आप इस API में वर्क करोगे तो सिर्फ आप 1% से भी कम डिवाइसेस में ही अपनी एप्लीकेशन को यूज करवा पाओगे। सो गाइस यहाँ पे कौन इस API को यूज करेगा? और सारे यहीं पे जाएंगे ना API 14 पे। लेकिन गाइस इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप API 14, 15, 16 ये सब यूज करते हो तो आपको जो लेटेस्ट मार्केट में नए नए फीचर्स आ गए, नए नए अपडेट्स आ गए हैं, जैसे कुछ एनिमेशन देना, अलग तरीके का एनिमेशन देना, या कुछ अलग तरीके की बटन्स बनाना, टेक्स्ट फील्ड बनाना, बिल्कुल अपडेटेड जैसे एप्लीकेशंस बनते हैं, वो गाइस आपको पुराने API में सपोर्टेबल नहीं होते हैं। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे गेम्स आपने खेले होंगे जो 1970-80 के टाइम पे जो गेम आते थे वो कितने केबीज में होते थे और उनका कोई ग्राफिक्स कम्पिटिट ही नहीं कर सकते आपके गेम से, ठीक है। आपके गेम देख लो, आप GTA 5 देख लो यार, ये तो बहुत पुराना हो गया है। अभी जो लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं यार बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स में आ रहे हैं। तो ये जो अभी अभी गेम्स आ रहे हैं ये सारे, तो क्या ये 1970 वाले कंप्यूटर में सपोर्टेबल होंगे? गाइस बिल्कुल नहीं। ये तो 2010 वाले कंप्यूटर में भी सपोर्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। और जो वो हाई एंड गेम्स आ रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर में चलेंगे जो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन में है और अभी लेटेस्ट आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशन यहाँ पे है। अगर आप बिल्कुल लीएस्ट रखोगे तो आपको सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, हाईएस्ट जाओगे तो आपको फीचर्स उतने अच्छे मिल जाएंगे देखने को। तो ये 100% डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। सिंपली API 18 को सिलेक्ट कर ले, इसमें आपको लगभग 90% फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये था API का फंडा। अब हम सिंपली फिनिश कर देते हैं और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है, इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो खुले
गाइस आप इसे थोड़ा सा टाइम दे दें, ये कुछ प्रोसेस करता है, कुछ ग्रेडल बिल्ड करता है और बहुत सारे इसमें टास्क होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टाइम जब भी आप इसे रन करते हैं। तो इत्मीनान से 5 से 10 मिनट आप इसे दे दें, इसे ओपन हो जाने दें पूरी तरीके से, बिल्कुल भी कहीं पे भी आप क्लिक ना करें, नहीं तो ये हैंग बहुत जल्दी होता है। और एक्चुअली मेरा जो केस है, मेरे केस में मेरे पास सिर्फ 4 GB रैम है जिसमें रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसी के साथ साथ मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो भी रन कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे केस में तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगा, इसलिए मैं बिल्कुल इसे छेड़ूंगा नहीं। इसे बिल्कुल जो इसे काम करने हैं करने देते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग चल रही है, यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख जाएंगे कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है। जब यहाँ बिल्कुल शांति हो जाए, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका एप्लीकेशन यहाँ बन चुका है। तो गाइज अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स थे जो मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाए थे और यहाँ पे वो कैसे दिखते हैं और कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हो रही हैं अभी डाउनलोड, तो इन्हें डाउनलोड होने देते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, पैकेज देखने को मिलेगा। पैकेज पे क्लिक करोगे तो आपका पैकेज यहाँ पे अभी बिल्ड हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। मैं सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो प्रोजेक्ट पे जो आपने नेम दिया है प्रोजेक्ट का वो आएगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आइडिया फोल्डर मिलेगा, ऐप फोल्डर मिलेगा और ग्रेडल फोल्डर मिलेगा। ग्रेडल का मतलब होता है वो फाइल्स जो कि आपके एप्लीकेशन को बनाती है। ठीक है, ग्रेडल में वो सारी फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। ऐप फोल्डर को आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे आपको SRC वाला फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, सोर्स कहते हैं जिसे। क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मेन, टेस्ट और एंड्रॉइड टेस्ट के फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। आप मेन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको RES फोल्डर देखने को मिल जाएगा। RES वही फोल्डर है, रिसोर्स फोल्डर, जिसमें आपके सारे एप्लीकेशन के इंटरफेस होते हैं। यहाँ पे आपको ड्रॉवेबल फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आप अपने फोटोज या एसेट्स रख सकते हो। वहीं लेआउट मिल जाएगा, लेआउट में आपके एप्लीकेशन के सारे पेजेस होंगे। एंड इसी के साथ साथ ये जितने भी आपको माइप मैप नाम के फोल्डर्स दिख रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के आइकन्स हैं। ठीक है, वैल्यूज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैल्यूज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे colors.xml देखने को मिल रहा है जिसमें आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रिंग्स देखने को मिल रहा है, स्टाइल्स देखने को मिल रहा है। स्ट्रिंग में आपको थोड़ी देर में एक्सप्लोर करूंगा और स्टाइल्स में बिल्कुल जैसे ही एक ग्रेडल बिल्ड होता है मैं आपको ये एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के बारे में जान लेते हैं। मैं सिंपली इसे ओपन करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरा पैकेज नेम दिखा रहा है कि पैकेज नेम कौन सा है। एंड्रॉइड अलाउ बैकअप ट्रू, मतलब बैकअप कैसे होता है ये अपने आप हो जाता है। आइकन कौन सा है, आइकन डिफाइन कर रहा है, मतलब जो कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन के बारे में कि आपका आइकन क्या होगा, आइकन राउंड होगा तो कैसा होगा, आपकी थीम क्या होगी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। जो आपके जो सबसे पहला स्टेप होता है आपकी एप्लीकेशन कि वो कैसी दिखेगी, कैसी लगेगी, वो सारा आपका जितना भी लेखा जोखा है वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में ही होता है। ठीक है, इसे सिंपली हम क्लोज कर लेते हैं और जानते हैं यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस के बारे में। तो वर्चुअल डिवाइस आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे AVD मैनेजर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो मेरे को यहाँ पे ऐसी दिख जाएगी जिसमें क्या लिखा है, योर वर्चुअल डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस है। मैं करूंगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, यहाँ पे क्लिक। गाइस जब भी आपको वर्चुअल डिवाइस बनाना हो उससे पहले आप ये श्योर कर लो कि आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो। आप सिंपली अपना वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर सकते हो। कहां से, अपने बायोस की सेटिंग्स पे जाके, वहां पे आपको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने इनेबल नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपका वर्चुअल डिवाइस ओपन नहीं होगा, तो अपना वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा आपको डिवाइस बनाना है। आपको Wear OS यानी आपको वॉचेस वाला बनाना है, टैबलेट बनाना है, टीवी बनाना है या ऑटोमेटिक बनाना है। तो हम सिंपली फोन पे क्लिक करेंगे, हमें फोन का यहाँ पे बनाना है। आपको यहाँ पे स्क्रीन साइजेस देखने को मिलते हैं, तो आपको जो भी स्क्रीन साइज का फोन आपको लेना है सैंपल के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे 2.7 से लेकर आपको 7 इंचेस तक की स्क्रीन साइजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी आपको सही लगे आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल, ये अभी आपको देखने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट कर दो सिंपली। और यहाँ पे आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से वर्जन का API चाहिए। देखो यहाँ पे API यहीं पे इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख सकते हो कौन सा वर्जन का API आपको चाहिए। आप सिंपली उसे डाउनलोड कर लें। ये लगभग 1 GB के आसपास आपका डाटा लेगा और यहाँ पे आपका वर्चुअल डिवाइस वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ x86 यानी 32 बिट के यहाँ पे आर्किटेक्चर वाले मोबाइल फोन्स हैं और यहाँ पे 64 बिट वाले हैं। तो आप देख सकते हो कौन सा आपको डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे आप देखोगे तो इसे अगर मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसको नीचे करूंगा तो यहाँ पे देखो VTX इज डिसेबल्ड इन बायोस, जो कि मेरा वर्चुअलाइजेशन वो डिसेबल है।
तो इसे आप इनेबल कर लें अपने केस में अगर आपका डिसेबल दिख रहा है, और सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपका वर्चुअल डिवाइस यहाँ बन के रेडी हो जाएगा। मैं अपने केस में क्या कर रहा हूँ, अपना फोन जो है वो डाटा केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और वहां पे मैंने ये श्योर कर लिया है कि मैंने अपने डेवलपर ऑप्शन मोबाइल फोन में ऑन कर रखे हैं। तो गाइस अगर आप अपने फोन का यूज कर रहे हो तो आप सिंपली डाटा केबल से कनेक्ट कर लो अपना फोन, और अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन जरूर से इनेबल कर लो, तो आपका फोन भी यहाँ पे एज अ वर्चुअल डिवाइस वर्क करेगा। तो अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं और मैं आपको अपना वर्चुअल डिवाइस खोल के दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो मैं सिंपली अपने क्रोम पे जाऊंगा। तो अगर आपको अपना वर्चुअल डिवाइस अलग से बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है, एक वाइसोर नाम का एक छोटी सी यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलती है VYSOR। आप सिंपली ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे देखो वाइसोर googlechrome.com यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप सिंपली इसे क्लिक करके इस एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम पे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कर रखा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे लॉन्च कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसे लॉन्च कर दिया है और मैंने अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल करके रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड डिवाइसेस पे जाऊंगा एंड अब क्या करूंगा, फाइंड डिवाइसेस पे जाके यहाँ पे देखो एंड्रॉइड फ्रॉम एंड्रॉइड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अपना फोन कनेक्ट कर रखा है इसलिए मैं सिलेक्ट कर दूंगा इसे और सिंपली इसे क्लोज कर दूंगा। आप देखो गाइज यहाँ पे जो मेरा मोबाइल फोन है माइक्रोमैक्स HS2 नाम का, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देखो ये मेरी स्क्रीन भी यहाँ पे आने वाली है। तो गाइज ये देखो मेरा फोन यहाँ पे इनेबल हो चुका है और यहाँ पे मेरे को स्क्रीन भी देखने को मिल रही है। ये देखो मोटो रेंट्स नाम की, मैं इसे ओपन करता हूँ तो गाइज ये देखो कुछ अच्छा सा इंटरफेस खुला है, बिल्कुल स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो अलग ही एकदम इंटरफेस आ रहा है, जैसे नया नया किसी एप्लीकेशन को खोलने में आता है। मैं कंटिन्यू करूंगा, दोबारा से कंटिन्यू करूंगा, दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद देखो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ गई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ईमेल पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकता हूँ, और अगर ऑलरेडी है एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन खुल जाएगा, और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसी एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली आप पासवर्ड देंगे, यहाँ टॉगल ऑफ कर देंगे तो पासवर्ड हट जाएगा, टॉगल ऑन कर देंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हम कैसे बनाएंगे, ये सारे फीचर्स मैं आपको एक प्लेलिस्ट में बताऊंगा। अभी हम सिंपल सा एक बेसिक सा ऐप यहाँ पे बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल फोन जो है यहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, इसे अनपिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो इंडेक्स है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो भाई जितने भी प्रोसेस हमारे चल रहे थे, जो भी फाइल्स इसमें सिंक हो रही थी फर्स्ट टाइम जो होती हैं, वो सब कुछ सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं अपना ऐप वाला फोल्डर खोलूंगा, SRC वाला फोल्डर खोलूंगा, मेन वाला फोल्डर खोलूंगा। तो मेन वाले फोल्डर में हमें RES फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे हमारे सारे एसेट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लॉगिन स्क्रीन होगी और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन होगी, ठीक है। और वो दोनों कैसे लिंक होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं सिंपली इसे मिनिमाइज करूंगा और देखो यहाँ मैंने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बना रखा है, मैं इसे सिंपली ओपन करूंगा। यहाँ पे देखो फेसबुक गूगल की दो यहाँ पे छोटी सी PNGs हैं। यहाँ पे मैंने दो इस टाइप की मोबाइल स्क्रीन के साइज की यहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स बना रखी है। इसी के साथ साथ ये दो लोगो अलग अलग कलर पे डिजाइन कर रखे हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, इन सभी फाइल्स को जाके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी, Ctrl+C से कॉपी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाऊंगा। जितनी भी फोटोज होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ होती है। जी हाँ, ड्रॉवेबल पे। मैं सिंपली ड्रॉवेबल पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे को यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो पेस्ट, मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ मेरी सारी फाइल्स पेस्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे सारी फाइल्स पेस्ट हो चुकी हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट खुलती है, जो कि हम जैसे ही ऐप पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन खुलती है, वो होती है एक्टिविटी मेन। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी मेन को ओपन कर लेता हूँ। तो हम एक्टिविटी मेन में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या कैसे कैसे हम उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। गाइस दो तरीके हैं, एक XML और एक ग्राफिकली आप अपने एलिमेंट्स को ड्रैग कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओपन होने देते हैं इसे। यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है वो ओपन हो चुकी है। एट्रीब्यूट को सिंपली अभी मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो व्यू आ रहे हैं, एक ही स्क्रीन के दो व्यू आ रहे हैं, जिसे कहते हैं एक को डिजाइन, एक को कहते हैं ब्लूप्रिंट।
तो यहाँ से आप इन सेटिंग्स पे जाके डिजाइन और ब्लूप्रिंट सिंपली बेसिकली एक एक करके भी देख सकते हो। चाहे आप डिजाइन पे क्लिक करो तो डिजाइन दिखेगा, ब्लूप्रिंट पे क्लिक करो ब्लूप्रिंट दिखेगा, दोनों पे क्लिक करोगे तो दोनों दिखेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे डिजाइन पे ही क्लिक करके रखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारा जो एपीआई चल रहा है, जो बेस्ट एपीआई है 29, मतलब 29 तक ये सपोर्टेबल है, 18 से लेकर 29 तक सपोर्टेबल है। तो यहाँ पे आप ये सारे देख सकते हो। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट आपको चाहिए, जिसे हम कहते थे विजेट्स। वो सारे विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पैलेट पे। यहाँ पे आपको कंपोनेंट ट्री देखने को मिलती है। कंपोनेंट ट्री में वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने अपनी ऐप में डिजाइन करने के लिए लगाए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लेआउट्स देखने को मिलते हैं। सारे लेआउट्स आप यहाँ सर्च करके अपने एप्लीकेशन पे लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड वाले ऑप्शन पे आपको अपने एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन ये वाला मिल जाता है, बिल्ड एपीके। आप यहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो हमारी जो एप्लीकेशन बेसिकली सबसे पहले आई है वो क्या है। सिंपली इसमें क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है सिंपल। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। अब मैं अपने मोबाइल फोन पे इसे रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल फोन को ओपन कर लूंगा यहाँ पे इस स्क्रीन के साथ, वाइजर की स्क्रीन के साथ। यहाँ पे मेरा मोबाइल फोन खुल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे भी मेरा मोबाइल फोन का ऑप्शन आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे इसे रन कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो ग्रेडल बिल्ड रनिंग यहाँ पे प्रोसेसेस आ रहे हैं। अब मैं सिंपली इसे इस साइड कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीन। अब जो हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे खुलना चाहिए वो कैसा खुलना चाहिए, सिंपली उसमें क्या आना चाहिए, एक स्क्रीन आनी चाहिए। जो सबसे पहली स्क्रीन आनी चाहिए वो एक ही स्क्रीन होगी, इसके अलावा कोई स्क्रीन नहीं होगी। और उस स्क्रीन में बिल्कुल सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। ठीक है, अब सिंपली अपना मोबाइल फोन यहाँ पे ओपन करके रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है। गाइस मैं अगर इसे होम स्क्रीन पे जाके वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो देखो ये वाला घी की यहाँ पे एप्लीकेशन बन चुका है। इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है और कहीं पे भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। अब ऊपर आपको यहाँ पे एक यहाँ पे टास्क बार भी देखने को मिल रही है जिसमें टाइटल लिखा हुआ है, यानी टाइटल बार हुई है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज वाले फोल्डर पे जाएंगे, वैल्यूज में स्टाइल्स पे जाएंगे। स्टाइल्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो जहां पे आपका डार्क लिखा है, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, डार्क को हटा देना है और नो लिख देना है। ठीक है, नो लिख देना है। इसके बाद अगर आप दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करोगे अपनी मोबाइल फोन पे, तो देखो मैं इसे होम स्क्रीन पे ले आता हूं और ये दोबारा से रन हो रहा है हमारे मोबाइल फोन पे, ये दोबारा से इंस्टॉल कर रहा है। तो एक बार इसे दोबारा से इंस्टॉल करके देखते हैं कि इस बार हमारी जो अभी हमारा वहां पे लिखा हुआ आ रहा था हेलो वर्ल्ड और ऊपर, तो गाइस यहाँ पे देखो वो एक्शन बार जो हमारी थी, टाइटल बार थी, वो सारी वो हट चुकी है। सिंपली यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी ऊपर की जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे एक्शन बार कह सकते हैं या जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हटाने के लिए हम सिंपली स्टाइल्स में जाके नो कर देते हैं जहाँ पे वो उसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था तो सिंपली इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आगे के काम करेंगे। तो इसे सिंपली अपने मोबाइल डिवाइस को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे काम था वो था एप्लीकेशन बनाना जिसमें लॉगिन और रजिस्टर का यूआई हो। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यूज। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्सएमएल भी खुल जाएगा, डिजाइन भी खुल जाएगा। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सिंपली एक्सएमएल ही एक्सएमएल आ जाएगा और वापस से डिजाइन वाले पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ डिजाइन आ जाएगा। तो मैं सिंपली दोनों ही स्क्रीन को यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक और अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ आगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस टैग को मैं नीचे क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा टैग क्लोज हो चुका है। अब क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, मेरा जो लेआउट है यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट या लीनियर आप कोई सा भी देख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाके एक प्रॉपर्टी ऐसी लगा दूं, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है आपको, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐसी लगा देता हूँ बैकग्राउंड की। ठीक है, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखो एंड्रॉइड कॉलन बैकग्राउंड की मेरे को प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। मैं एंटर करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी अपने आप ऑटो फिल हो जाती है। तो यही फायदा होता है किसी IDE सॉफ्टवेयर का। मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा, @drawable लिखूंगा, ड्रॉएबल, जो कि मेरे ड्रॉएबल फोल्डर की लोकेशन है, और वहां पे जाके जो मेरा वो है बैकग्राउंड है जो मैं देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक कर दूंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था, जो कि ड्रॉएबल फोल्डर में लॉगिन नाम की जो इमेज थी, तो वही इमेज हमारी यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में लग चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हैं अपने लेआउट के अंदर, ताकि आपका जो पूरी स्क्रीन है वो ढक जाए। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको जो अपने एसेट आप तैयार करते हो, पिक्चर्स जो तैयार करते हो,
उनको तैयार करने में आपको रेजोल्यूशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रेजोल्यूशन कितने पिक्सल का रखना है वो बिल्कुल आपको बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, मतलब उसको देखना ही है आपको, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो आप दिखाना चाहते हो वो नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को सेट कर लिया है। आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना लोगो लाएंगे, यहाँ लिखेंगे वेलकम यूजर लॉग इन हियर। ठीक है, तो वो मैं आपको डिजाइन में करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली जाऊंगा डिजाइन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे डिजाइन वाले पे, और यहाँ कॉमन पे जाऊंगा। कॉमन पे यहाँ पे मुझे इमेज व्यू देखने को मिल रहा है। मैं सिंपली इसे अपने एक्सएमएल पे जाके भी कर सकता था, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे आपको डिजाइन वाले व्यू से आसानी पड़ेगी ये इसलिए बता देता हूँ। तो मैं सिंपली अपनी इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप फोटो सिलेक्ट करो, जो भी फोटो आप यहाँ पे लाना चाहते हो। तो मेरा जो लोगो था वो लोगो था, ऊपर जाता हूँ, देखो इस वाले में मैं ये व्हाइट वाला लोगो लाना चाहता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो मेरी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट था, तो यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है कि आपको एडजस्ट कैसे करनी है ये पिक्चर। ठीक है, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रेंट को क्लिक करके होल्ड करूंगा और दूसरी साइड जो बिल्कुल साइड है हमारा, जैसे लेंथ है ब्रेथ है, वहां पे जाके इसे कंस्ट्रेंट को अटैच कर दूंगा। तो देखो ये बिल्कुल प्लेस हो चुकी है। अब मैं इसे जहां पे भी प्लेस करूंगा ये कंस्ट्रेंट से बंध जाएगी और वहां पे प्लेस हो जाएगी। तो मैं इसे जैसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लेस मैंने कर दी है। तो इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करूंगा, अब वापस से इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे इमेज व्यू नाम का एक टैग बना, उसमें कितने विड्थ है, हाइट है, इसी के साथ साथ कंस्ट्रेंट एंड वाला कितने, मतलब कहाँ पे जाके वो अटैच हो रहा है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल वाला कैसे अटैच हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सएमएल के थ्रू आपको टेक्स्ट व्यू लगा के दिखाऊंगा। टेक्स्ट व्यू कैसे लगता है, मैं सिंपली यहाँ TEX लिखूंगा, यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन मिल जाएगा टेक्स्ट व्यू का। टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे विड्थ मुझसे पूछ रहा है, तो मैं विड्थ रखूंगा यहाँ पे मैच पेरेंट। ठीक है, और लेआउट की हाइट क्या रखूंगा, रैप कंटेंट। ठीक है, रैप कंटेंट जितना मैं लिखूंगा उतना ही वो टेक्स्ट है। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे अब आता है काम हमारे स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले बैकस्लैश लगा लेता हूं ताकि ये हमारा टैग खत्म हो जाए और इसमें कोई भी एरर देखने को ना मिले। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो सिंपली हमारे यहाँ तो शो होगा ही होगा, लेकिन यार ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे, तो हो सकता है हमने कोई ऐसा ही टेक्स्ट 50 बार अपनी एप्लीकेशन में लिखा हो, 50 बार, और आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप चेंज करोगे तो 50 जगह जाके आप चेंज करोगे। तो उससे बढ़िया हमारे पास प्रैक्टिस होती है स्ट्रिंग्स की। आप अपना सिंपली एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दो, जो आपको रिपीटेशन में आपको जो नोट करनी है हर जगह चीजें, वो सिंपली आप स्ट्रिंग को कॉल करा के कर सकते हो। और जब भी आपको चेंज करना हो उन्हें, तो सिंपली उस एक सिंगल स्ट्रिंग को आप चेंज कर दोगे तो 50 की 50 जगह आपका टेक्स्ट वही चेंज हो जाएगा। तो इस फायदे से हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते, तो हम सिंपली लिखेंगे स्ट्रिंग वाली एक्सएमएल फाइल पे जाके स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की कोई भी आईडी दे देंगे, आईडी मतलब नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेलकम टेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं हे यूजर वेलकम बैक, वेलकम बैक, लॉगिन हियर, लॉगिन हियर। ठीक है, तो इसका नाम है वेलकम टेक्स्ट लॉगिन। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा और अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेलकम। वेल जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग और उस नेम जो मैंने आईडी आपको बताई वो मुझे रिकमेंड हो रही है। मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे देखो वो ये टेक्स्ट लिख गया है जो मैंने वहां पे लिखा था। तो इससे ये फायदा है कि अगर ये टेक्स्ट मैं कहीं पे 50 बार लिखता हूँ, किसी दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, तो अगर वो सारे एक बार में मुझे वो सारे के सारे टेक्स्ट चेंज करने, तो 50 जगह जाके करूंगा। उससे बढ़िया है मैं स्ट्रिंग को ही सिंपल रीनेम कर दूंगा, वो सारे 50 के 50 जगह वो नाम रीनेम हो जाएगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग्स का। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं टेक्स्ट को और कैसे हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा कलर। कलर जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो टेक्स्ट कलर मेरे को यहाँ पे रिकमेंडेशन मिलेगा। मैं एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे अपने टेक्स्ट का कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोड में देना होता है। ठीक है, कलर कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कलर कोड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे FFFF 6 बार दे देता हूँ जो कि व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 बार FFF दे दिया है जो कि व्हाइट कलर होता है। एंटर हिट करूंगा, एक नई लाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज दूंगा। तो मैं सिंपली टेक्स्ट साइज यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे मुझे रिकमेंड हो जाएगा टेक्स्ट साइज। मैं एंटर हिट करूंगा और यहाँ पे जो आपको साइज देना है टेक्स्ट का वो SP में देना होता है। तो मैं यहाँ सिंपली कर देता हूँ 35 SP। तो 35 SP करूंगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद
आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो भी आपको साइज देखना हो। तो आप क्या करूंगा, अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली एक एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फैमिली नाम का, लेकिन मैं इसे आपको एक नई जगह से सेट करके दिखाता हूं। तो गाइज अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एट्रीब्यूट्स पे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में यहां क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखोगे फॉन्ट, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन आपको इन फॉन्ट्स के अलावा भी और फॉन्ट्स चाहिए तो मोर फॉन्ट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जहां पे आपको गूगल मैप जितने भी होते हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो फॉन्ट है वो कैसा दिखता है और कौन सा सुटेबल रहेगा आपके उसके लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए। जैसे ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली इसे ओके करूंगा, तो ये जो हमारा फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा एक नया फोल्डर बन जाएगा फॉन्ट नाम का। तो इस तरीके से हम अपना फॉन्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे अपना वो वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा जो कि मैंने डाउनलोड किया है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और देखो मेरा जो फॉन्ट है वो यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है उस विड्थ को सेट करूंगा कि वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूं। देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नाम का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बन चुका है जो कि हमने यहाँ से बना के, यहाँ से ना बनाकर एट्रीब्यूट पे जाके बनाया है, ठीक है। अब विड्थ को मैं करके यहाँ पे क्या विड्थ दूं, मैं यहाँ पे दे देता हूं 100 डीपी। डीपी यहाँ पे एक यूनिट होती है जिसके हिसाब से आप अपने विड्थ को या हाइट को भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 180 करता हूं तो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है, तो मैं 180 पे ही सेट रह देता हूं और अपना जो टेक्स्ट साइज है उसे 38 एसपी कर देता हूं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, 200 डीपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 200 डीपी यहाँ पे इसे सेट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं। वेलकम बैक, लॉग इन हियर। तो आप यहाँ से भी सिंपली जाके अपना एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रिंग मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेलकम लॉग इन हियर, ठीक है, इतना रखता हूं तो ताकि अच्छा दिखे हमारा एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसके कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर दूंगा। अब मैं इसे नीचे अटैच कर दूंगा, इसे ऊपर अटैच कर दूंगा, ठीक है। इसे ऊपर ले जाऊंगा अब थोड़ा सा, और अब क्या करूंगा, इसे बिल्कुल सही जगह प्लेस करके अब इसे इस जगह पे अटैच कर दूंगा, इसे यहाँ पे, और इस वाले कंस्ट्रेंट को इस वाली साइड। तो ये बिल्कुल मैनेज हो चुका है। अब जैसे ही ये फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब जैसे ही जिस तरीके के डिवाइस में खुलेगा ऐप तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे हमारे लोगो भी दे दिया है, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट भी दे दिया है जिसमें लिखा है हे यूजर वेलकम लॉग इन हियर, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे इंटरफेस बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे। टेक्स्ट फील्ड क्या होते हैं, अब मैं आपको दोबारा से डिजाइन पे चला जाता हूं और यहाँ पे दिखाता हूं। यहाँ सिंपली टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, मुझे ईमेल दिख रहा है, फोन दिख रहा है और पासवर्ड दिख रहा है। तो जो लॉगिन स्क्रीन होती है उसमें क्या होता है, या तो आपका फोन नंबर मांगता है या आपका ईमेल मांगता है। तो हम सिंपली ईमेल का यूज करेंगे। तो ईमेल को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे हमारा ईमेल का टास्क यहाँ पे आ चुका है जो कि एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। और पासवर्ड, अब पासवर्ड को भी यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स ले ली है, यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसे सिंपली कंस्ट्रेंट कर देते हैं। कहां से, इससे अटैच करके। यहां पे मैंने अटैच कर दिया इसे इससे, और इसे नीचे कर देता हूं और इसे इस साइड कर देते हैं और इसे इस साइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसे मैं ऊपर लूंगा क्योंकि ये ईमेल वाला है, ठीक है। और इसके बाद इस वाले को मैं ईमेल वाले के साथ ही कंस्ट्रेंट कर दूंगा ताकि ये दोनों बिल्कुल सेम प्लेस पे रहे। तो मैं इसे इस वाले कंस्ट्रेंट से और इस वाले को इस साइड वाले कंस्ट्रेंट से मैच करा दूंगा। इसके बाद इसे सिंपली नीचे वाले कंस्ट्रेंट से मैच करा दूंगा और उसे ऊपर वाले कंस्ट्रेंट से। तो ये आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी चीज किसके हिसाब से सेट होनी चाहिए। तो ये दोनों फील्ड्स बराबर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे एक दूसरे से ही कंस्ट्रेंट कर दिया है। तो अब क्या करूंगा मैं, गाइस इसे सेट कर लो आप अपने हिसाब से, जैसा भी आपको सेट करना हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यार एडजस्ट कर देते हैं। तो अब मैं वापस से जाऊंगा अपने एक्सएमएल कोड में। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोड्स करूंगा मैं, ठीक है। अब कोड क्या होंगे, उस कोड को करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने ड्रॉवेबल फोल्डर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे वेक्टर एसेट पे जाऊंगा। तो वेक्टर एसेट पे हम दो छोटे छोटे ईमेल और पासवर्ड के आइकॉन यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेल, तो ईमेल के यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिले, मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन को ओके करता हूँ और इसे मैं रीनेम कर देता हूँ
मेल ड्रॉवेबल, ठीक है, मेल ड्रॉवेबल के नाम से, और ये ब्लैक कलर का होगा। नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेल का यहाँ पे वेक्टर एसेट इंपोर्ट कर लिया है। अब दोबारा से जाऊंगा वेक्टर एसेट पे, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डालूंगा लॉक। तो ये जो हमारा मैसेज वाला आइकन था वो था ईमेल के लिए, और ये जो लॉक वाला है ये है हमारे पासवर्ड के लिए, लॉक ड्रॉवेबल। नेक्स्ट करके फिनिश कर लूंगा, ठीक है। तो ये दो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब क्या करूंगा, देखो ये देखो टेक्स्ट व्यू, ये जो आपको दिख रहा है एडिट टेक्स्ट, ये वाला ये है ईमेल वाला। देखो यहाँ टेक्स्ट ईमेल इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल ही इनपुट होगी और नीचे वाले में टेक्स्ट पासवर्ड इनपुट होगा। तो अब इसमें थोड़ी सी जो हमें सेटिंग्स करनी है हम कर सकते हैं कि हमें कैसा इसमें टॉगल देना है या कोई जो भी इसमें हम काम कराने हैं हम सिंपली वहां पे वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम क्या करते हैं, हिंट देते हैं। हिंट जो एक ब्लर सा टेक्स्ट लिखा होता है, जो कि लिखा होता है कि यहाँ पे एंटर योर ईमेल करो, टेक्स्ट व्यू में लिखा होता है। आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन पे आप जाते हो तो वहां लिखा होता है एंटर योर ईमेल। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो वो अपने आप हट जाता है और आप अपने ईमेल वहां एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है हिंट। तो मैं हिंट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बनाने का ऑप्शन है, तो हम स्ट्रिंग ही बना लेते हैं यहाँ, और स्ट्रिंग बढ़िया से बनाते हैं। स्ट्रिंग का फायदा हम उठा सकते हैं यार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ क्या, एंटर मेल, ठीक है, और यहां लिखते हैं एंटर योर ईमेल, ठीक है, एंटर योर ईमेल। इसके बाद एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, किस नाम से, स्ट्रिंग और एंटर पासवर्ड नाम से, ठीक है, और यहां लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब जाऊंगा वापस से एक्टिविटी मेल पे और यहाँ पे हिंट पे क्या दूंगा, हिंट पे दूंगा एंटर मेल। एंटर मेल लिखूंगा, जैसे ही देखो यहाँ पे हिंट हमारा दिख गया एंटर योर ईमेल नाम का, ठीक है। नीचे वाले पे जाऊंगा, यहाँ पे भी हिंट दूंगा, सिंपली HINT हिंट, और एंटर मेल की जगह क्या लिखूंगा, एंटर पासवर्ड। सिंपली एंटर पासवर्ड पे एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर पासवर्ड। ये हमारा हिंट है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इनकी जो विड्थ है वो अच्छी खासी कर लूंगा। जैसे ऊपर वाले की रैप कंटेंट है, मैं सिंपली यहाँ 300 DP कर लेता हूँ, ठीक है। 300 DP काफी अच्छा रेजोल्यूशन है इसके लिए। इस वाले में भी 300 DP कर लेते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इनकी जो हाइट है वो 50 DP होती है, तो 50 DP इज परफेक्ट हाइट, ठीक है। तो हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब क्या करूंगा, इनका बैकग्राउंड हल्का सा डार्क कर दूंगा, जो कि इन्हें थोड़ा सा यूनिक बनाएगा ताकि दिखे यूजर को कि यहाँ पे इनपुट करना है कुछ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे यहाँ पे हम कोई कलर का कोड दे सकते हैं या हम कलर पे जाके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड ही दे देते हैं, क्योंकि कलर पे डिफाइन करना, चलो हम कलर पे ही डिफाइन करके दिखाते हैं। मैं जाऊंगा अपने कलर्स वाले XML फाइल पे और यहाँ पे एक कलर डिफाइन करूंगा, और कलर का नाम क्या होगा, कलर का नाम होगा टेक्स्ट फील्ड्स, और कलर को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे #FFF, जो भी कलर आप देना चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो मैं दे देता हूँ FF00F00, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे जहाँ कलर दिख रहा है, तो आप यहाँ से अपना कलर कितना आपको विजिबल दिखाना है ये सब सेट कर सकते हो। तो मैं सिंपली हल्का सा ग्रेइश रखूंगा और देखना है मुझे मैं कितना उसमें सेट कर पाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो कुछ इस टाइप की दिख रही है, ठीक है। इस टाइप की हमारी जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है दिख रही है, तो हम इसे भी कलर से चेंज कर देते हैं। तो कहाँ है हमारा कलर वाला एट्रीब्यूट, ये वाला बैकग्राउंड वाला। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो नेम था उसका क्या नेम था, टेक्स्ट फील्ड्स, ठीक है, उस पर हिट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कलर जो हमने डिफाइन करा है वो हमारे टेक्स्ट फील्ड में हो जाएगा। इसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं 50 DP, ठीक है। नीचे वाले की भी 50 DP कर देते हैं, और इसमें भी बैकग्राउंड कलर वही डिफाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड टेक्स्ट फील्ड्स वाला। थोड़ा सा उसे और डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं इसे, और अब मेन पे जाते हैं। तो आपको देखो अब ये विजिबल हो रहा होगा कि जैसे मैंने कलर दिया है वो आपको विजिबल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपली जो हमने वहां पे 2 वेक्टर एसेट इंपोर्ट करे हैं उनका यूज करेंगे। मैं सिंपली यहां लिखूंगा ड्रॉवेबल लेफ्ट, और यहां पे क्या करूंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा जो भी उन ड्रॉवेबल का नाम दिया मैंने। मेल वाले ऑप्शन पे हो तो मैं लिखूंगा मेल ड्रॉवेबल, एंटर हिट करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसके आगे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉवेबल एक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हम ड्रॉवेबल दे सकते हैं, लेकिन ये एडजस्ट नहीं है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा ड्रॉवेबल की। तो मैं लिखूंगा पैडिंग और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पैडिंग, मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा ड्रॉवेबल
मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली नीचे जाऊंगा और लिखूंगा ड्रॉवेबल, और यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मैं सिंपली इस पे जाके 10 dp यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, जिससे ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा कि इसे कैसे प्लेस होना है। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट इनपुट फील्ड में हूं तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाके लेआउट पे पैडिंग दूंगा। अब पैडिंग में मैं कितनी दूंगा, 10 dp। जैसे ही मैं 10 dp यहाँ पे दूंगा पैडिंग, तो देखो ये बिल्कुल जैसे क्या करूंगा, मैं सिंपली नीचे जाऊंगा और लिखूंगा ड्रॉवेबल, और यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मैं सिंपली इस पे जाके 10 dp यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, जिससे ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा कि इसे कैसे प्लेस होना है। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट इनपुट फील्ड में हूं तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाके लेआउट पे पैडिंग दूंगा। पैडिंग में मैं कितनी दूंगा, 10 dp। जैसे ही मैं 10 dp यहाँ पे दूंगा पैडिंग, तो देखो ये बिल्कुल जैसे एडजस्ट होना है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। नीचे वाले पे जाऊंगा, इस पे भी सेम कर दूंगा, मैं सिंपली लेआउट पे जाके पैडिंग दे दूंगा कितनी, 10 dp, जैसे मैंने ऊपर दिया। और नीचे यहाँ पे अब ड्रॉवेबल को मैं अपने इंपोर्ट करूंगा, तो मैं सबसे पहले ड्रॉवेबल लेफ्ट लिख दूंगा, और जो हमने ड्रॉवेबल बनाया था वो कौन से नाम से था, दूसरा वाला हमारा जो था वो पासवर्ड नाम से था, ठीक है, पासवर्ड लॉक नाम से था, सॉरी, ठीक है, लॉक ड्रॉवेबल। एंटर हिट करूंगा तो वो वाला भी आ जाएगा, और इसमें भी हम पैडिंग दे देते हैं। मैं सिंपली लिखूंगा पैडिंग, ड्रॉवेबल पैडिंग यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, और 15 dp था, एंटर हिट कर दूंगा। 15 dp दिया था, 10 dp दिया था, आई थिंक 10 dp दिया था, ठीक है, तो हम सिंपली 10 dp कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉवेबल भी आ जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारे टेक्स्ट इनपुट फील्ड भी बिल्कुल सेट हो जाएगी जैसे हमें करनी है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हो अपना यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स। आप क्या करूंगा, वापस से डिजाइन पे जाऊंगा और अब एक बटन को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं यहां सर्च करूंगा बटन, या आप बटन पे जा सकते हो, मैं एक बटन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैंने यहाँ बटन इंपोर्ट कर ली है। अब इसका कंस्ट्रेंट को मैं मैच करा दूंगा, किससे, इससे, और मैच नहीं हुआ, मैं फटाफट से इसे मैच करा देता हूं, इसे इससे और इसे इससे, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गई है। इसे इस वाले से करा देते हैं और इसे बिल्कुल नीचे वाले से करा देते हैं, और इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और आप जाते हैं अपने कोड के अंदर। अब कोड के अंदर इसमें कुछ सेटिंग्स करते हैं। स्ट्रिंग्स में हम यहाँ पे बना लेते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन नाम का एक टेक्स्ट, तो मैं लिख देता हूं लॉग, और यहाँ पे बना देता हूं कैपिटल में लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का मैंने बना दिया। एक्टिविटी मेन पे जाऊंगा और यहाँ पे देखो नीचे जाऊंगा स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे बटन का एक यहाँ पे एट्रीब्यूट हमें दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ बटन की जगह सिंपली क्या लिखेंगे, लॉग, और स्ट्रिंग लॉग से वो जो हमारा टेक्स्ट हमने लिखा है वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो लेआउट की विड्थ दिख रही है, तो लेआउट की विड्थ में मैं यहाँ दे दूंगा 300 dp, जो कि हमने ऊपर टेक्स्ट फील्ड्स में भी दिया है, और हाइट में दे दूंगा 50 dp, जो कि हमने सेम ऊपर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लॉगिन बटन है वो भी बन चुकी है। अब हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड के लिए अगर आपको डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड देना है तो आप एक नई आप बना सकते हो फाइल ड्रॉवेबल पे जाके, और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आज सिंपल सा आपको बता रहा हूँ ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं। इसका सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे हैशटैग आपको देना है येलो देना है, तो FF 4 बार F और 2 बार 0 करोगे तो आपका येलो बैकग्राउंड आ जाएगा। अब अगर कोड नहीं जानते हो तो सिंपली कोई भी कोड टाइप करो, वापस इस कलर के ऑप्शन पे चले जाओ, और अपना जो कलर आप देना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो आप ऐसे भी जाके दे सकते हो। तो मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की कर देता हूँ, तो मुझे ये बटन ठीक लग रही है, तो मैं इतना लॉगिन में रखूंगा, ठीक है। तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल की बटन और फेसबुक की बटन भी यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। गाइस अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने डिजाइन पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे फेसबुक और गूगल वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे लाके दिखाऊंगा। मैं सिंपली इमेज बटन को यहाँ पे लाऊंगा और FB वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ मेरी फेसबुक की इमेज जो है इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा जितना मुझे करना है। मैं XML कोड से करूंगा, ठीक है। XML कोड में ले आता हूँ और इसकी जो विड्थ रखूंगा, एक काम करते हैं 50-50 ले लेते हैं, हाइट और विड्थ दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी 50 ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने 50-50 ले ली है। अब क्या करूंगा, इसके भी कंस्ट्रेंट को मैं मैच करा दूंगा ऊपर वाले साइड के साथ। मैं सिंपली इसको करूंगा इस साइड के साथ, इसको करूंगा इस साइड के साथ, और इससे ऊपर वाले से इसे बॉटम से,
तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट आपको मैच कराने पड़ते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में। अब इसे राइट में ले आऊंगा, एडजस्ट कर लूंगा यहाँ पे, और FB वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक नया इमेज व्यू लाऊंगा। नया इमेज व्यू कैसे लाऊंगा, नई फाइल बना के यहाँ पे गूगल को ओके कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। अब यहाँ हमने गूगल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसकी भी सेटिंग्स बिल्कुल जो हमने उसमें करी है वही कर लूंगा। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगा, और यहाँ पे हमें 50-50 dp दोनों चीजें देनी है, हाइट और विड्थ 50-50 dp करके। इसे क्या करते हैं, इसे सिंपली नीचे ले आते हैं। सबसे पहले हम इसे नीचे ले आए हैं, और अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसे, और इसे जो कंस्ट्रेंट है इसके बांधने हैं किसके साथ, फेसबुक वाली के साथ, ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट रहे जैसे ये होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के पास। तो इसे इस साइड बांध देते हैं, और इसे ऊपर वाले बटन के साथ बांध देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे भी बांध दिया है, और इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सो गाइस, यहाँ पे मैंने गूगल और फेसबुक दोनों को ही एडजस्ट कर लिया है। तो ये काफी ठीक ठाक लग रहा है हमारा UI। तो इस तरीके से आप अपने UI को डिजाइन कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से। तो आप और भी चीजें यहाँ पे देखो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे यार, जितने भी विजेट्स हैं। आप एट्रीब्यूट्स देखने तो एट्रीब्यूट वाले फोल्डर पे जाओगे, और यहाँ पे देखने को किसी भी चीज को सिलेक्ट करोगे तो उसी के बारे में सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हो आप इसे अपने आप, और गूगल पे सर्च कर करके आप अपनी जो जैसे आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है आप तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एंड यहाँ पे देखो, इसे एक बार हम रन करें उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी बना लेते हैं, और उस एक्टिविटी में जाने की हम बटन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और कैसे जाते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस बटन की ID दे देते हैं। तो ID कैसे देते हैं, लॉगिन पे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो बटन की ID जो है हमारी वो सिंपल बटन है, ठीक है। अब नई एक्टिविटी बनाते हैं। तो नई एक्टिविटी कैसे बनेगी गाइज, यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट खुला है वहां पे ड्रॉएबल ऑप्शन है, ठीक है, ड्रॉएबल। तो अगर आपको सिंपल से एक्टिविटी बनानी है तो ड्रॉएबल जा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे जहां लेआउट लिखा है राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटी पे जाओगे, यहाँ एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, आपके एक नई एक्टिविटी खुल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप, और यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नई एक्टिविटी यहाँ पे खुल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सिंक होगी, बिल्ड होगी, तो आप इसे भी सिंक और बिल्ड होने दें। यहाँ पे आपकी एक नई एक्टिविटी ग्रेडल बिल्ड देखो सिंक हो रहा है, यहाँ पे एक नई एक्टिविटी आपकी तैयार हो रही है। अब क्या है कि आपको एक यहाँ पे नई एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो हम सिंपली इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर लेते हैं, जो भी हमें करना है। हम इसमें एक बैकग्राउंड दे देते हैं, जो कि हमने पहले से डिजाइन करके एसेट्स में रखा हुआ है। तो हम बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, ड्रॉएबल पे जाके REG नाम का जो बैकग्राउंड हमने इंपोर्ट किया था उसे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अपने डिजाइन पे जाएंगे, और यहाँ पे इमेज व्यू को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इमेज जो हमारी यहाँ पे आनी है वो ये वाली इमेज है, ठीक है। ओके करेंगे, यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। कंस्ट्रेंट से इसे बांध देंगे बिल्कुल चारों तरफ से। तो फटाफट से इसे बांध देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं एक अच्छी सी पोजीशन पे इसे। तो फटाफट से कर देते हैं, थोड़ा सा इसे रिसाइज कर देते हैं जैसा हमें साइज इसका चाहिए। इतना साइज परफेक्ट है हमारे लिए, और थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइज हमारे लिए परफेक्ट है। तो इस साइज के साथ हम इसे बांध के यहाँ पे काम करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेके यहाँ पे लिखेंगे इसके साइड में। तो इसे और हल्का सा छोटा कर देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए हम सिंपली टेक्स्ट व्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी नीचे ड्रॉप एंड डाउन कर लेंगे, XML कोड में जाएंगे, और जो भी हमें लिखना है हमें स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे, और स्ट्रिंग में का नाम क्या होगा, साइन अप टेक्स्ट। और उसमें हम लिखेंगे हे यूजर साइन अप हियर, हे यूजर साइन अप हियर। अब मैं अपने वापस से साइन अप वाली एक्टिविटी में जाऊंगा, टेक्स्ट व्यू को क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट व्यू पे मैं पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे लिख दूंगा साइन अप टेक्स्ट। तो मेरे जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करूंगा, फॉन्ट दूंगा, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्लिक करूंगा, और जो मैंने फॉन्ट उसमें इंपोर्ट किया था सॉरी, वो यहाँ पे भी कर लूंगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूंगा, ये इंपोर्ट हो चुका है। इसका साइज दे देंगे, तो मैं लिखूंगा साइज। तो यहाँ टेक्स्ट साइज का ऑप्शन आ गया मेरे पास। तो उसमें हमने जो दिया था वो था लगभग 40 SP का साइज। तो मैं 40 SP का साइज दे दूंगा, और कलर इसका कर दूंगा
व्हाइट, जो कि जिसका कोड होता है 6 बार F। ठीक है, यहाँ पे हमने व्हाइट कलर भी दे दिया है। अब इसका जो साइज है उसे हमें डिफाइन करना है, तो विड्थ हम इसकी रखेंगे 100 dp। 100 dp कम है यार थोड़ी, हम इसमें रख देते हैं 200 dp, 200 dp। यहाँ पे हमने हाइट रख दी है, या थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, जितनी हमें हाइट ठीक लगे हम कर सकते हैं अपने वाइज एडजस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे भी कंस्ट्रेंट से बांध देंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका जो ये वाला कंस्ट्रेंट है यहाँ बांध देंगे, और जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो यहाँ बांध देंगे, तीसरा यहाँ बांध देंगे, चौथा इस साइड वाले बांध देंगे। ठीक है, और वापस इसे एडजस्ट कर देंगे जहां ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, मेन वाली एक्टिविटी में जाएंगे और ये वाले जो नीचे वाली जो तीनों चीजें हैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और साइन अप पे आके पेस्ट कर देंगे। कर दिया हमने पेस्ट। अब लेकिन ये यार डिस्प्लेस हैं एक दूसरे से, पता नहीं कैसे हो चुकी हैं ये, तो इन्हें करना है। तो इनके जो कंस्ट्रेंट है इन्हें आप सिंपली डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दो जितने भी कंस्ट्रेंट आपको इसके देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनके कंस्ट्रेंट पे क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे, तो फटाफट से, या आप सिंपली कोड पे भी जाके आप कर सकते हो। मैं देखो कंस्ट्रेंट वाली सारी चीजें यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो चुकी है। और ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को सारे कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इन्हें भी डिलीट कर दूंगा, तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे फटाफट से आप सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर दो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ईमेल वाला ऑप्शन लाना है यहाँ पे। ठीक है, बटन को यहाँ पे लाना है, फिर ऊपर जो है सबसे ऊपर यहाँ पे ईमेल रहेगा। तो अब इसका कर लेते हैं काम, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गूगल को भी ले आते हैं एक बार। तो अब इनके कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रेंट इसका जो है वो इससे मैच होगा और बॉटम वाला इससे मैच होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लाते हैं और जो साइड के कंस्ट्रेंट है वो एक इस साइड से मैच होंगे और एक इस साइड से मैच होगा। तो इस तरीके से ये वाली फील्ड डिफाइन कर दी है। तो इसे भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये वाला ऊपर वाले से मैच हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लाते हैं और ये वाला इस तरीके से मैच हो जाएगा इससे, इस वाले को इससे मैच करा देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले कंस्ट्रेंट को ना इसी से मैच करा देते हैं, इससे, ताकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कम रहे इनका, ऐसे। और नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मैच करा देते हैं। अब इसे थोड़ा सा ऊपर लाते हैं और इसे यहाँ पे लाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल डिजाइनिंग जैसा, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है ना, सेम बिल्कुल वैसा है। बहुत आसान बना देता है एक्सएमएल कोड से। ऐसा डिजाइन में हमें डिजाइन करना है एप्लीकेशन, काफी आसान पड़ रहा है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन बटन को भी कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दूंगा, इस साइड से, इस साइड से, और इसे ऊपर वाले कंस्ट्रेंट से मैच करा दूंगा और इसे बिल्कुल नीचे वाले कंस्ट्रेंट से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दूंगा इसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बटन भी सेट कर लिए हैं। अब फेसबुक और गूगल की पिक्चर्स को भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं फटाफट से। तो इन दोनों के कंस्ट्रेंट साइड से ही मैच करेंगे और ऊपर वाले को बटन से मैच कर देंगे और बॉटम वाले को सिंपली बॉटम से मैच कर देंगे। तो इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और वहीं गूगल वाली को हम क्या करेंगे, एक साइड से फेसबुक से मैच करा देंगे। और देखो ये मैच हुआ नहीं है, दोबारा से कराते हैं की कोशिश करते हैं, और इस वाली साइड को इस वाली साइड से मैच करा देंगे, ऊपर वाली साइड को लॉगिन बटन से और इस वाली साइड को बॉटम से, और इसे भी बिल्कुल फेसबुक के बराबर के साथ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही एक्टिविटीज बन चुकी हैं। ये रही हमारी साइन अप की एक्टिविटी और ये रही हमारी लॉगिन की एक्टिविटी। अब हम ऐसा क्या करें कि लॉगिन बटन के नीचे भी एक टेक्स्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। सिंपली, चलो मैं टेक्स्ट नहीं लगाता, मैं सिंपली यहाँ पे आपको एक्टिविटी का फ्लो बता देता हूं कि अगर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करें, वैसे तो होता ही है कि यहाँ ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो लॉगिन हो, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी सर्वर वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन बटन पे जब भी हम क्लिक करें तो साइन अप वाले बटन पे यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम जावा कोड लिखेंगे। तो हम जावा कोड लिखेंगे अपनी मेन एक्टिविटी में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाके हम एक, यहाँ पे देखो मैं फटाफट से बता देता हूं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे बटन का। ठीक है, बटन बटन, और उसकी जो बटन की आईडी है, मैं बटन की आईडी भी दिखा देता हूं। इस बटन की आईडी है
आईडी बटन है, ठीक है, नाम ही आईडी का बटन है, ठीक है। अब जाते हैं मेन पे, या हमने बटन डिफाइन करा, कॉलन लगाना कभी भी ना भूले, सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन आपको हमेशा लगाना ही लगाना है। इसके बाद आप सिंपली एक्टिविटी मेन के नीचे आ जाएं और यहाँ पे अपना बटन डिफाइन करें। सिंपली लिखो बटन ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, ठीक है। बटन इक्वल्स टू, और क्या है उसका टाइप बटन, ठीक है, बटन स्पेस दो, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी यानी हमें वो व्यू, हमें वो ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको आईडी देनी है r.id, और आईडी क्या थी, बटन, ठीक है, बटन यहाँ रिकमेंडेड भी हो चुका था हमें। सेमीकोलन लगाएंगे, अगली लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, सेट यहाँ पे ऑन लिखेंगे जैसे ही, तो हमें अपने आप यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल जाएगी। सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे न्यू स्पेस देके कैपिटल वी और फिर IEW व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल रहा है, एंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सेट ऑन क्लिक लिसनर बन जाएगा और यहाँ हम पब्लिक वॉइड के लूप के अंदर पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है हमें सिंपली यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को ओपन करा देना है। तो सिंपली लिखेंगे ओपन साइन अप, ठीक है, साइन अप लिख के यहाँ पे ब्रैकेट खोल के क्लोज कर देंगे और सेमी कॉलन लगा के इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब नीचे जाएंगे, बिल्कुल इस वाले के नीचे जाएंगे और यहां लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और पब्लिक वॉइड के बाद यहां पे लिखेंगे ओपन साइन अप, और ओपन साइन अप के बाद सिंपली इसे ब्रैकेट से क्लोज कर लें और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स खोल लें और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे इंटेंट का। इंटेंट के मैंने आपको पहले भी बताया, इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए यूज होता है। तो हम सिंपली इंटेंट नाम का एक इंटेंट बनाते हैं। इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ठीक है, यहां पे हमने इंटेंट बना लिया है एक, ठीक है, इंटेंट बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट खोलेंगे, लिखेंगे दिस और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और जिस एक्टिविटी में हमें जाना है, साइन अप में जाना है ना, साइन अप, यहाँ पे साइन अप हमें रिकमेंडेशन मिल गया था, लिखेंगे डॉट क्लास, साइन अप डॉट क्लास। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन, और अगली लाइन पे जाके लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर लिख देंगे सिंपली इंटेंट, जो हमने इंटेंट डिक्लेयर करा था। सो गाइज यहाँ पे हमारा बटन का कोड जो है बिल्कुल ओके हो चुका है, जैसा भी होना चाहिए था ये हो चुका है। और अपने जो डिजाइन में आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप बिल्कुल ठीक कर लें। इतना कोड हमें करना था, हमने किया क्या है, यहाँ पे बटन की यहाँ पे हमने बटन को ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे हमने बटन में कौन सा टाइप है, एक्चुअल में वो बटन ही है और उसकी आईडी यहाँ कॉल करा दी है, बटन नाम की आईडी है। और उसका काम क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट ऑन क्लिक लिसनर का काम यह है कि जब भी क्लिक हो तो आपको लिसन करना है कि क्या काम करना है। अब उस काम में क्या है, आपको ओपन साइन अप करना है। अब ओपन साइन अप यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन में है क्या, सिंपली हमने यहाँ पे ओपन साइन अप को डिक्लेयर करा है। ओपन साइन अप पे क्या है, इंटेंट हमने यूज किया। इंटेंट का मतलब होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना। दिस मतलब जो हम करंट एक्टिविटी में है, जो कि मेन एक्टिविटी है, वहां से हम साइन अप डॉट क्लास में ट्रांसफर हो जाएं, ठीक है। तो ये काम था इस कोड का। अब क्या करेंगे, हम अपने फोन पे इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब सिंपली इसे रन कर देते हैं। गाइज अभी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव कोड नहीं आया होगा। हम सिंपली पहले इस डिवाइस को भी ओपन कर लेते हैं। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जो कोड हमने करा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शो हो रहा होगा। गाइज आपको जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो आपको अपने आप क्रिएट करना पड़ता है। धीरे धीरे आप जो भी आपको जैसा एडजस्ट करनी है चीज़ें आपको अपने आप करनी पड़ती हैं, ठीक है गाइज। पहली बार में किसी का भी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है डिज़ाइन पे, ठीक है। तो आप डिज़ाइन पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा फ़ोन खुल चुका है एंड यहाँ देखो आप नीचे ग्रेडल बिल्ड रनिंग मतलब कर रहा है अपना काम। ग्रेडल की आपका जो कोड है वो सबको कन्वर्ट कर रहा है एपीके में, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करने देते हैं, कन्वर्ट हो रहा है और अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। इट मे टेक सम टाइम, तो आप
इत्मीनान से इसे ग्रेडल बिल्ड को काम करने दें और आपका एप्लीकेशन तैयार करने दें। ठीक है, और गाइज इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल अच्छा लॉगिन स्क्रीन यूआई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लॉगिन टेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसा नहीं आएगा, मैं आपको इसके आगे भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल एडजस्ट बना सकते हो। आप सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आप जिस पे एडजस्ट करोगे, जैसे मैं पिक्सल 3 पे करता हूँ तो मेरा जो साइज है बिल्कुल इन सारे ऑब्जेक्ट्स का वो बदल जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा बनाना है, जिस हिसाब से देना है, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन साइज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने साइन अप की भी बनाई है। और साइन अप कैसे खुलेगी, हम सिंपली ये जो लॉगिन बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ साइन अप वाली हमारी एक्टिविटी खुल चुकी है। बैक करूंगा, ये देखो वापस से लॉगिन पे क्लिक करूंगा, साइन अप। तो गाइस इस तरीके से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पहुंचा जा सकता है। तो गाइस काफी अच्छी एक्टिविटी ये देखो देखने में लग रही है। तो ऐसी ही बहुत ही अच्छी तरीके की एप्लीकेशन आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। सो गाइस काफी ठीक ठाक यूआई लग रहा है। तो ऐसे आप अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।